गुड इवनिंग मोहित, प्रबल, आदित्य, प्रकाश। एकदम क्लियर है। चलिए सर, थैंक यू सो मच। और जैसा मैं देख पा रहा हूँ कि बहुत सारे लोग आज आए हैं लाइव क्लास अटेंड करने के लिए। 1 मिनट का समय दीजिए। अभी हम सेटिंग भी कर रहे थे बट कुछ गड़बड़ है। एक बार चेक करो, ऑडियो वीडियो क्लियर आ रही है क्या? ठीक है, चलिए तो मैं आपसे बात करना शुरू करता हूँ। बहुत सारे कंफ्यूजन होंगे, एक एक करके जल्दी से सारे कंफ्यूजन, सारे डाउट पर डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। तो कुछ ब्रेक हमने लिया था बिकॉज एक नया बैच हम स्टार्ट करने वाले थे। टीओसी की भी 1-2 क्लास पेंडिंग है, वो भी मैं आगे भी लगाऊंगा, डोंट वरी। बिकॉज जैसा आपको पता है पिछले कुछ टाइम में गेट का रिजल्ट आया है और आपने चैनल पे वीडियोस भी देखे होंगे। बहुत सारे बच्चे, बहुत अच्छी अच्छी रैंक लोगों ने क्रैक की है। मैं लगातार इंटरव्यू भी अपडेट कर रहा हूँ और उसके अंदर मैं थोड़ा सा बिजी था, अभी भी खैर बिजी चल रहा हूँ, बट अभी क्लास लगाना शुरू करेंगे। ये जो अभी आप देख रहे हैं जहां पर मैं और यश सर दोनों क्लास ले रहे हैं, लास्ट टाइम हमने क्या किया था, हमने स्टार्ट किया था टीओसी से और बहुत सारे बच्चों के लिए थोड़ा सा टीओसी हैवी हो गया था। तो इस बार हमने जो गेम खेलना स्टार्ट किया वो किससे स्टार्ट किया सर? डेटा स्ट्रक्चर से। और थोड़ा सा क्वेश्चन को मिक्स रखूंगा, जैसा हालांकि आप हेडिंग देख रहे हैं कि यहाँ पे लिखा हुआ मेरा प्लेसमेंट होगा, बट लेट बी वेरी क्लियर कि ये जो क्लैरिटी है, ये जो अंडरस्टैंडिंग है, मैं सारे क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा। जो पीवाई क्यूज है कंपनी के वो भी हम सॉल्व कर रहे होंगे और जो हाई एंड क्वेश्चन है खासकर कहाँ के, गेट के, नेट के, वो भी हम सॉल्व कर रहे होंगे। तो बेसिकली मैं आपको डेटा स्ट्रक्चर पढ़ा रहा हूँ किसके लिए? प्लेसमेंट्स के लिए, कंपनी के लिए, गेट के लिए, नेट के लिए, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, सब चीज के लिए। क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसा सोचते हैं ना कि इस एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना कैसे करें, लेकिन जो हमारे फंडामेंटल सब्जेक्ट्स हैं वो तो क्या ही है, सेम है। तो आप जिस भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, ये जो कोर्स है, ये जो आइडिया है, विदाउट एनी डाउट, विदाउट एनी कंफ्यूजन आपको हेल्प करेगा। यस, जैसे जैसे कोर्स आगे चलता जाएगा बहुत सारी क्लैरिटी विद टाइम आपको होती जाएंगी। तो जैसा आप देख रहे हैं, चाहे वो कोई भी कंपनी हो या गेट, नेट, कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम हो, दिस इज गोइंग टू हेल्प। और यहाँ पर डेली शाम में हम क्लास लगा रहे हैं 7 PM, क्योंकि पहले अगेन ये भी हमने चेंज किया है, हम अपनी गलतियों से ही सीखते हैं। तो बहुत सारे बच्चे आप में से, जैसा पहले बता रहे थे, कॉलेज में हैं या कुछ लोग जॉब कर रहे होते हैं, तो पॉसिबल नहीं हो पा रहा था, तो इसलिए थोड़ा सा डिले किया है। और जैसा आप लोग आगे फीडबैक देंगे उसी हिसाब से फ्यूचर में भी हम टाइमिंग चेंज करते रहेंगे। ये जो क्लास है ये आप यूट्यूब के माध्यम से अटेंड कर सकते हैं। अभी वैसे मैं दोनों चैनल पर लाइव स्ट्रीम करनी है, नॉलेज गेट पर, प्लेसमेंट प्रेप पे भी। अभी अभी ये जो स्ट्रीम है नॉलेज गेट पे हो रही है, बट कल तक हम वो फिगर आउट कर लेंगे क्या इशू है, और दोनों चैनल पे स्ट्रीम हुआ करेगा। उसके अलावा आप फिजिकली भी हमारे सामने बैठ के ये क्लास अटेंड कर सकते हैं और केजी ऐप के ऊपर भी ये क्लास आप देख पा रहे होंगे, है ना। ये फिजिकल सेंटर है, कोई भी कंफ्यूजन आपको होता है तो ये नंबर है यहाँ पे काउंसलर का, आप कॉल करके बात करिए और मजा तो तब आएगा, फिजिकली सामने आके क्लास अटेंड करिए। ठीक, बाकी टेक्निकल वो प्लेसमेंट्स हैं या वो गेट है या वो नेट है, जो जो चीजें हैं वो सारी चीजें हम यहाँ पे ऑब्जर्व करा रहे होंगे। बाद में कोर्स कंप्लीशन सर्टिफिकेट भी आपको मिलेगा, 100% प्लेसमेंट गारंटी कार्ड मिलेगा। 3-4 महीने का समय लगेगा कम से कम, है ना, क्योंकि बहुत सारे बच्चों की ब्रांच डिफरेंट होती है। जिनकी ब्रांच सीएसबी होती है उन्होंने कॉलेज में क्या पढ़ लिया होता है ना। तो डेटा स्ट्रक्चर एक ऐसा सब्जेक्ट है, डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम, जो कि मान के चलिए आप प्लेसमेंट्स की अगर बात करूं, अभी क्या डिटेल में जाऊंगा, लगभग कितना मार्क्स का यहाँ से क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट करते हैं? 30-40% ऑफ द मार्क्स, है ना। तो कोर सब्जेक्ट्स है, उनकी अंडरस्टैंडिंग जब तक आपको क्लियर नहीं होगी तब तक आपको प्रॉब्लम कंफ्यूजन चलता रहेगा। बाकी इंटरव्यूज और वो जो सारी चीजें हैं, आप ऐप पे भी जाके देख सकते हो, सारी चीजें यहाँ पर रहेंगी। मैं सीधे अभी पहले डेटा स्ट्रक्चर की बात करता हूँ, धीरे धीरे आगे का डिस्कशन आपसे करता रहूंगा। यस, तो जस्ट गिव मी अ सेकेंड। चलिए, डेटा स्ट्रक्चर्स, है ना। कौन बताएगा ये कौन सा डेटा स्ट्रक्चर नजर आ रहा है आपको नीचे स्क्रीन पे? नहीं, हाँ, चलो इतनी बात तो है, ये क्या है? लिंक लिस्ट है, कम से कम देख के तो पहचान पा रहे हो। ठीक है, अभी इसकी और सारी प्रॉपर्टीज और सारे आइडियाज बात करेंगे। यस, ठीक है। तो देखो, 2-3 बात समझाता हूँ। एक एमटी यहाँ देखिएगा, ये तो आपके सामने स्क्रीन पे किसका सिलेबस लिखा हुआ है? गेट का। तो गेट के अंदर डेटा स्ट्रक्चर में रिकर्शन, एरे, स्टैक,
क्यू, लिंक लिस्ट, ट्रीज, ये सब आइडिया हम डिस्कस कर रहे होंगे। यस, एक सेकंड मुझे दीजिएगा। यस, ये सब आइडिया हम डिस्कस कर रहे होंगे। बट एज फार एज प्लेसमेंट पॉइंट ऑफ व्यू है ना, ये जितने भी टॉपिक हैं जो यहाँ पर लिखे हुए हैं, क्या इनकी कोई बहुत ज्यादा डिटेलिंग लिखी हुई है? नहीं। तो फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए ट्री लिखा हुआ है ना, तो ट्री से कैसे क्वेश्चन आते हैं उस पर मैं डिटेल में आपके साथ बात करूंगा। तो मान लीजिए बाइनरी ट्री क्या होता है, उसकी हाइट, उसके नोड्स, उस पर जो अलग अलग वैरायटी बनती है, उसके बाद बाइनरी सर्च ट्री क्या होता है, एवियल ट्री क्या होता है, हीप्स क्या होते हैं, मिन हीप, मैक्स हीप, जो बाद में सॉर्टिंग में भी यूज होता है, हीप सॉर्ट का नाम आपने सुना होगा, वो सारी की सारी चीजें यहाँ पर है। तो बोलना ये चाह रहा हूँ, इसको ऐसे समझिएगा और क्यों ये दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है और किस किस चीज पे आपको ध्यान रखना है, एक एक करके समझाता हूँ। देखो, एज फार एज प्लेसमेंट्स इज कंसर्न, प्लेसमेंट्स के लिए आपको मैं दो पार्ट में डिवाइड कर लेता हूं। आपका कोई भी ब्रांच उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, एक हमारा हो गया टेक्निकल, एक हो गया नॉन टेक्निकल, है ना। तो कल यस्टर ने जो आपकी क्लास ली थी, प्लीज, कल यस्टर ने जो आपकी क्लास ली थी, क्या पढ़ाया था? टेक्निकल के नॉन टेक्निकल? क्या बोलेंगे? नॉन टेक्निकल, है ना। नॉन टेक्निकल में क्या क्या आएगा? इंग्लिश आएगा, एप्टीट्यूड आएगा, रीजनिंग आएगा, ये सारी चीजें आ रही होंगी। फॉलो कर पा रहे? अच्छा, जो टेक्निकल है उसमें क्या क्या आएगा बताइए? सब्जेक्ट स्पेसिफिक। तो देखो, वैसे तो 4 साल में इन टोटल बीटेक में कितने सब्जेक्ट्स आपको पढ़ाए जाते हैं? 4 साल में बीटेक में 40 के आसपास, नहीं 40, है ना। हर साल में 10 सब्जेक्ट, हर सेमेस्टर में 5 सब्जेक्ट। लेकिन प्लेसमेंट्स की अगर बात करें तो क्या सारे सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है? या गेट की भी अगर बात करूं तो क्या सारे सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है? नहीं। तो बहुत सारे बच्चों को ना बीटेक करने के दौरान ये बात का अंडरस्टैंडिंग नहीं होती कि किन सब्जेक्ट पे कितना एफर्ट अपने को करना है। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल, आउट ऑफ दोस 40 सब्जेक्ट्स, कोई बता सकता है गेट में कितने सब्जेक्ट आते हैं टेक्निकल पार्ट से? जो पीएसयूज है ना, जो गवर्नमेंट जॉब्स होती हैं, स्टेट जॉब्स होती हैं, मिनी रत्ना, महारत्ना, वो कितने टेक्निकल सब्जेक्ट पूछती हैं? 10। टोटल कितने सब्जेक्ट है? 10। जैसे अगर नाम लूं तो डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम तो हो ही गया, और नेटवर्क्स हो गया, डीबीएमएस हुआ, ऑपरेटिंग सिस्टम, डिजिटल आर्किटेक्चर। लेकिन अगर मैं ऐसे बात करूं, कंपाइलर, डिजाइन, टीओसी, अगर मैं आपसे बात, सॉफ्टवेयर नहीं पूछते, कहीं कहीं पूछते हैं, कहीं कहीं नहीं पूछते। गेट में अभी मान के चलिए 5-6 साल पहले बाहर कर दिया, पहले हुआ करता था 3-4 नंबर का। मैं कुछ अलग सब्जेक्ट के नाम लेता हूं, डेटा कंप्रेशन, क्रिप्टोग्राफी, इमेज प्रोसेसिंग, मोबाइल कंप्यूटिंग, आजकल की बात करें तो एआई, ग्राफिक्स। क्या ये सारे सब्जेक्ट्स हम बीटेक में पढ़ते हैं? हाँ, माइक्रो प्रोसेसर भी। लेकिन क्या ये सब्जेक्ट्स कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, गेट में, नेट में पूछे जाते हैं? नहीं। तो आपको मैं क्या समझा रहा हूं कि बीटेक में जितना आप नॉलेज एक्वायर कर रहे हो, एक तो है बेसिक नॉलेज आपको होनी चाहिए, यूनिवर्सिटी एग्जाम आपको पास करना है, वो तो अलग बात है। लेकिन हमें इस बात की क्लैरिटी होनी चाहिए कि फ्यूचर में एग्जैक्टली कौन कौन से सब्जेक्ट्स की कहां कहां पे रिक्वायरमेंट होगी, और टेक्निकल पढ़ना चाहिए कि नॉन टेक्निकल। समझो, ये पहली क्लास में पहले ये माइंड क्लियर करना है। इस कोर्स में हम आगे कैसे बढ़ेंगे, जो हमने थोड़ा सा चेंज किया, 1 महीने में एनालाइज किया, समझा, आप लोगों के लिए क्या बेस्ट प्रोडक्ट लेके आए। तो टेक्निकल इंपॉर्टेंट है कि नॉन टेक्निकल? आगे कितने समझदार हो गए, इतनी कम उम्र में इतना ज्ञान। तो पॉइंट ये कि आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या, आपको करना क्या है। अभी लिंक लिस्ट में मैं आपको दिखा रहा था, डेटा स्ट्रक्चर में मैं आपसे पूछ लूं कौन सा डेटा स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है, क्या बोलोगे? सारे इंपॉर्टेंट है। पॉइंट ये है कि हमें क्या करना है ना। कहीं एरे काम आएगा, कहीं क्यू काम आएगा, कहीं लिंक लिस्ट काम आएगा, और कोई ऐसा डेटा स्ट्रक्चर जिसका सिर्फ एडवांटेज ही हो? नहीं। कोई ऐसा डेटा स्ट्रक्चर जिसका सिर्फ डिसएडवांटेज हो? नहीं। तो ये तो ऐसा सवाल हुआ कि गाड़ी बढ़िया है कि हवाई जहाज? बताओ। हाँ, दोनों बढ़िया भी हैं और दोनों खराब भी हैं, है ना। अब अगर मान लीजिए 20 किलोमीटर दूर जाना है तो क्या हवाई जहाज से जाएंगे आप? कोई सेंस उसका बनता नहीं। गाड़ी से जाएंगे, होनी भी तो चाहिए, वो अलग बात है, तो उसकी आगे बात करेंगे। तो हर एक का एडवांटेज डिसएडवांटेज है। अब देखो इधर समझना, जब हम प्लेसमेंट्स की बात करते हैं तो नॉन टेक्निकल सब्जेक्ट्स का वेटेज, मैं एक अंदाजा बता रहा हूं क्योंकि 5-7-10% कंपनी बाय कंपनी चेंज हो सकता है क्या। हाँ, मोटा मोटा आप मान के चलिए 70% वेटेज किसका है? नॉन टेक्निकल का। बच्चों को ये डाउट रहता है, अब जब बच्चा कंप्यूटर साइंस पढ़ता है 4 साल में,
तो उसका मन करता है कि वो जो कोर सब्जेक्ट्स है और अच्छे से पढ़े, या जितने सब्जेक्ट है वो क्या सोचता है प्लेसमेंट की। मैं मिथ बताता हूँ, बच्चे सोचते हैं सर्टिफिकेशन कर लेते हैं, बहुत सारे बच्चे सोचते हैं अलग अलग टेक्नोलॉजी सीख लेते हैं, यस और नो, एंड्रॉइड कर लेंगे, ये कर लेंगे, हमसे भी बोलते हैं सर टेक्नोलॉजी बढ़ाओ। बट भाई फैक्ट ये है, जब आप देखते हो कंपनी जब टेस्ट लेती है, कंपनी ऐसा पूछती है क्या? कोई कंपनी इंफोसिस, टीसीएस, विप्रो, मैं क्यों पूछ रहा हूँ, गूगल से जाके पूछो ना। टीसीएस जब आता है कैंपस में, टीसीएस एनक्यूटी, टीसीएस निंजा डिजिटल, उसमें एंड्रॉइड ऐप बनाना पूछ रहे हैं आपसे? नहीं। उनको क्या चाहिए? उनको बेसिक चाहिए। और बेसिक भी कितना बेसिक चाहिए? वो टेक्निकल भी ज्यादा कॉन्सेंट्रेट नहीं कर रहे सर, वो ज्यादा कॉन्सेंट्रेट किस पे कर रहे हैं? नॉन टेक्निकल पे। तभी तो ऐसा होता है कि जो सीएसआईटी की जब कंपनी आती है प्लेसमेंट के लिए, तो क्या सिर्फ सीएसआईटी के बच्चे प्लेस हो रहे होते हैं? नहीं, मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, और बच्चे क्या करते हैं, अब कोई दूसरी ब्रांच का बच्चा अगर तैयारी करेगा तो क्या वो 4 साल के 40 सब्जेक्ट पढ़ लेगा? नहीं। लेकिन उसको पता है क्या सारे सब्जेक्ट पढ़ना जरूरी है क्या? नहीं। गिनती के अगर 4-5 सब्जेक्ट पर कॉन्सेंट्रेट करेंगे तो बात हो जाएगी। मैं इस पूरे कोर्स में आप में से वो बच्चे जो किस पे ध्यान दे रहे होंगे प्लेसमेंट में, मैं किस चीज की जिम्मेदारी ले रहा हूँ? टेक्निकल पार्ट की। अब अगर टेक्निकल की बात करूं, मैंने आपको बताया 4 साल में 40 सब्जेक्ट आप बीटेक में पढ़ रहे हैं, जिसमें से कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जो हैं, अगर आपको एमटेक के लिए जाना है, अगर आपको गवर्नमेंट जॉब के लिए जाना है, तो 40 में से कितना सब्जेक्ट आते हैं? 10, है ना। तो अगर मैं एक बड़ा सा घेरा बनाऊं, टोटल आपने कितने सब्जेक्ट पढ़े? 40। उसमें से गेट के लिए सिर्फ कितने काम किए? 10। और प्लेसमेंट की बात करूं तो और कम, कितने? गिनती के 4-5 सब्जेक्ट। उसमें भी अगर बात करें डेटा स्ट्रक्चर और एल्गोरिथम की, तो देखिए एक और चीज है, अभी आगे आपसे डिटेल में बात करूंगा। डेटा स्ट्रक्चर ज्यादा इंपॉर्टेंट है या एल्गोरिथम? एल्गोरिथम ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वैसे तो ये दोनों बिल्कुल सगे भाइयों जैसे हैं, है ना, और एक के बिना दूसरे के बारे में कल्पना नहीं की जा सकती। बट फिर भी अगर मैं पूछूं नहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन है, तो क्या बोलोगे? डेटा स्ट्रक्चर। अगेन देखो, डिपेंड करता है किस लेवल की कंपनी की हम बात कर रहे हैं, है ना। वो कंपनी जो बड़े बड़े पैकेजेस दे रही होती है, मैं बात कर लेता हूं गूगल की, अमेजोन की, माइक्रोसॉफ्ट की, वहां पर क्या चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट है? एल्गोरिथम्स। वो आपसे क्या स्टैक की डेफिनेशन पूछेगा? वो आपसे लिंक लिस्ट पूछेगा? नहीं, वो आपसे प्रॉब्लम पे बात करेगा। वो डेटा स्ट्रक्चर की बात ही नहीं करोगे, ये प्रॉब्लम है, चलो एक काम करो मुझे बताओ ट्विटर का सर्वर कैसे डिजाइन होता है। थोड़ी बड़ी बात कर रहा हूं बट नेक्स्ट लेवल। और वहां पर ऐसा भी हो सकता है मैंने आपसे कोड भी ना लिखा है, वो किस लेवल पे खेलेंगे? एल्गोरिथम पे। लेकिन इन सबकी शुरुआत कहां से होती है? डेटा स्ट्रक्चर से। तो जब हम अभी मान के चलिए कॉलेज कैंपस प्लेसमेंट्स की बात कर रहे थे, तो यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट अगर मैं प्रायोरिटी से लिखूं तो बताइए सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट कौन सा है? डेटा स्ट्रक्चर। एल्गोरिथम की भी बात करेंगे, बट इसमें मैं क्लियर कट कर दूं, क्या हमें कोई बहुत इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग की रिक्वायरमेंट है? नहीं। तो बेसिक बेसिक एल्गोरिथम के क्या मायने हैं, कैसे उस पर काम करते हैं, उस पर डिस्कशन करेंगे। उसके अलावा बताइए कौन सा सब्जेक्ट आप बोल रहे थे? डीबीएमएस। अब मुझे पता नहीं आप में से कितने लोग जानते हैं, हो सकता है आपने अगर कॉलेज में पढ़ लिया हो, मेरी डीबीएमएस की वीडियोस देखी है आपने, तो शायद कोई भी टॉपिक आप डीबीएमएस में सर्च करेंगे तो घूम फिर के मेरी कोई ना कोई वीडियो आ जाएगी। आपके टीचर भी जो कहानी सुनाते हैं ना क्लास में, तो वही कहानी होगी जो हमारी वीडियो में चली होगी। लेकिन अब डीबीएमएस में पढ़ाता हूं, मैं ट्रांजैक्शन से स्टार्ट करता हूं। 8 घंटा 10 घंटा पहले क्या पढ़ाता हूं? ट्रांजैक्शन। फिर ईआर डायग्राम को डिटेल में पढ़ते हैं, फिर उसको रिलेशनल मॉडल में कन्वर्ट करते हैं, फिर फंक्शनल डिपेंडेंसीज, कैंडिडेट कीज, नॉर्मलाइजेशन, देन उसके बाद इंडेक्सिंग, सांस ले लेता हूं, बी ट्रीज, बी प्लस, सब कुछ पढ़ाते हैं। क्या प्लेसमेंट में इतना पढ़ना जरूरी है? नहीं। तो बताओ प्लेसमेंट के हिसाब से इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन कौन से? आरडीबीएस तो सब्जेक्ट के नाम हो गया बाबू। 2 चीज इंपॉर्टेंट कौन सी है? पहला नॉर्मलाइजेशन, शॉर्ट में लिख दूं, और दूसरा एसक्यूएल। कहानी खत्म, पैसा आ जाओ। यस और नो? यस। और ये दोनों इतने प्यारे टॉपिक है, खासकर नॉर्मलाइजेशन। जब आपका इंटरव्यू होगा ना, तो 10 में से 6 बार क्या किस टॉपिक पे क्वेश्चन पूछा जाता है? नॉर्मलाइजेशन पे, है ना। तो यहां पर मैं किस चीज पे कॉन्सेंट्रेट करके चलूंगा? नॉर्मलाइजेशन पर, एसक्यूएल में। किस पॉइंट ऑफ व्यू से? कंपनी पॉइंट ऑफ व्यू से। बात समझ आ रही है? मैं लेवल अब भी लेके जाऊंगा, लेकिन एक बात समझो, बहुत ज्यादा अगर आप पढ़ने की कोशिश करोगे तो इससे आपको फायदा होगा या नुकसान होगा? नुकसान होगा, है ना। तो जैसे बोलते हैं, पहले बोलते थे हार्ड वर्क करना है, फिर अभी 5-10 साल से बोलने लगे थे स्मार्ट वर्क करना है। अपने को क्या करना है? दोनों करना है भाई। अगर ज्यादा स्मार्ट रहोगे तो फिर गाय बन जाओगे। तो हार्ड वर्क भी करना है लेकिन स्मार्ट
तरह से करना है। तो ये ओरिएंटेशन में मैं इसलिए बता रहा हूँ कि किस चीज पे कॉन्सेंट्रेट करना है। और बताओ सब्जेक्ट कौन से इंपॉर्टेंट है? ऑपरेटिंग सिस्टम। अब ऑपरेटिंग सिस्टम की चलो बात कर लेते हैं। तो ऑपरेटिंग सिस्टम भी बाय चांस, हमारी वीडियो बहुत पॉपुलर है, पूरी प्लेलिस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम की भरी हुई है, और आप सर्च करो तो कोई ना कोई वीडियो अपनी निकल के आ जाएगी। लेकिन आप मुझे बताइए, क्या मैं यहां पर आपको मल्टी लेवल पेजिंग पढ़ाऊं? अगर बात प्लेसमेंट्स की कर रहे हैं तो नहीं। क्या मैं आपको यहाँ पे क्रिटिकल सेक्शन के सीमाफोर के कॉम्प्लेक्स कंसेप्ट कराऊं? नहीं। क्यों? इस बात को देखो बुद्धि में डालना पड़ेगा। आमतौर पे जब कैंपस प्लेसमेंट के लिए आती है ना, बात होती है, तो मुझे बताइए एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कितना समय मिलता है? 1 मिनट, 60 सेकेंड, 90 सेकेंड, हाँ, जिसमें आपको क्वेश्चन पढ़ना भी है, समझना भी है, और कंप्यूटर में टिक भी कर देना है। उसमें भी कुछ समय लगेगा ना। तो यानी कि एग्जामिनर का क्लियर कट अंडरस्टैंडिंग है कि वो आपकी सिर्फ बेसिक अंडरस्टैंडिंग समझना चाह रहा है, हाँ के ना। तो अब अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, गेट के लिए, नेट के लिए, और आप बस बेसिक एडवांटेज डिसएडवांटेज पढ़ के छोड़ देंगे तो भी फेल दिए जाएंगे, क्योंकि वहां पे जो क्वेश्चन आएगा वो कंसेप्चुअल होगा, बहुत मतलब सब्जेक्ट घोल के आपने पी लिया, 5 मिनट समझने में लगेंगे, 4 मिनट सॉल्व करने में लगेंगे, वैसा। लेकिन प्लेसमेंट में क्या उस लेवल पे जाने की जरूरत है? नहीं। तो बहुत सिलेक्टेड टॉपिक, जैसे सीपीयू शेड्यूलिंग की बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपको हो, मेमोरी की बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो, कैश क्या होता है, मेन मेमोरी क्या होता है, सीपीयू कैसे काम करता है, फाइल सिस्टम थोड़ा बहुत आपको आता हो, तो इतनी बात अगर आप कर लेंगे तो क्लियर कट बात है कि आपकी प्लेसमेंट वाली तैयारी हो जाएगी। और बताइए कंप्यूटर नेटवर्क्स। कंप्यूटर नेटवर्क्स इतना खूबसूरत सब्जेक्ट है, और कंप्यूटर साइंस के अंदर जैसे इंटरनेट देखिए आप बूम कर रहा है, यू विल अंडरस्टैंड कि आने वाले टाइम पे कंप्यूटर नेटवर्क्स बहुत स्पीड से ग्रो किया भी और करेगा भी। इवन बहुत सारे कॉलेजेस तो बीटेक भी साइबर सिक्योरिटी में, कंप्यूटर नेटवर्क में बीटेक भी होने लगी है। हाँ, तब आप मुझे बताइए कंप्यूटर नेटवर्क्स में क्या सब कुछ पढ़ना है? सिर्फ टीसीपी आईपी के इतने मोटे मोटे मॉड्यूल मिल जाएंगे आपको, इतना कुछ है पढ़ने के लिए। लेकिन मैं आपको बताऊं, कंप्यूटर जैसे मैंने आपको बताया, डीबीएमएस में आप बोल दो जाके एग्जामिनर क्या क्वेश्चन पूछता है? नॉर्मलाइजेशन। नेटवर्क्स में क्या पूछेगा? टीसीपी तो बहुत दूर की बात है, वो कहता है 7 लेयर के नाम सीक्वेंस में और उनकी ड्यूटी बता दो। गलत कह रहा हूं तो बोलो यस। और 10 में से 100 में से 90 बच्चे उसमें भी फैल जाते हैं, यानी कि सीक्वेंस भी नहीं पता और बेसिक बेसिक ड्यूटी नहीं पता। तो क्या अगेन यहाँ पे बहुत मान काम करना है? नहीं, आपको फंडामेंटल समझाऊंगा, है ना, कितने तरह के मीडियम होते हैं, कैसे ट्रांसमिट करते हैं, टोपोलॉजी पे बेसिक सवाल पूछ लेंगे, मैश टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी क्या होता है। आपको क्या लग रहा है कि प्लेसमेंट्स के अंदर वो टीसीपी का बड़ा स्टेट पूछेंगे आपसे? इतना डेप्थ में नहीं। या टीसीपी का हेडर स्ट्रक्चर बनवाने वाले हैं? नहीं, गेट में बनवा लेंगे नो डाउट, लेकिन यहां पर उनको पता है कि बच्चे को बेसिक बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, बाकी हम खुद समझा लेंगे। और बताओ कौन सा टॉपिक? सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग बोल सकते हैं, बेसिक्स, है ना। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में क्या क्या पूछते हैं बताओ? सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, तो प्रोटोटाइप मॉडल हो गया, वाटरफॉल हो गया, स्पाइरल हो गया, बेसिक बेसिक बातें। अगर थोड़ा सा और आगे जाएंगे तो जहां तक मुझे याद है ज्यादातर सीधे लोग आते हैं टेस्टिंग पे। टेस्टिंग सबको बड़ा अच्छा लगता है, हाँ, अल्फा टेस्टिंग क्या होता है, बीटा टेस्टिंग क्या है, ब्लैक बॉक्स, व्हाइट बॉक्स, बेसिक बेसिक बातें। और थोड़ा सा कोई अगर कंसेप्चुअल बात करेगा, डीएफडी, डायग्राम बनवाना या डिजाइनिंग में जाना, है ना, वो सारी बातें, ठीक है। तो मोटी मोटी यही अंडरस्टैंडिंग है सर हमारी, है ना। तो 2 बातें आपको समझनी है कि अगर आपका गोल अभी मेजरली प्लेसमेंट्स है, और गोल वैसे दोनों हो सकते हैं, मैं अभी भी समझाऊंगा ये कंफ्यूजन क्यों है, तो बस मैं आपको समझा रहा हूं कि आपका इधर कंसंट्रेशन कितना होना चाहिए? 30%, क्योंकि इतना ही वेटेज भी है। इधर कितना होना चाहिए? 70%, क्योंकि इतना ही वेटेज भी है। देखो एग्जाम के लिए पढ़ने से पहले एग्जाम को पढ़ना जरूरी है ना। देश में ज्यादातर बच्चे, और आप लोग अपने सिर पे हाथ रख के सोचो और समझो, दिल पे, सिर पे मत आसो, कसम हो जाएगी वो तो दिल पे हाथ रख के सोचो और मुझे बताओ, जब भी हम किसी एग्जाम की तैयारी करते हैं ना, तो बहुत मतलब कोई भी बड़े युद्ध की घोषणा कर रहे हैं, मान लीजिए हम सोचते हैं कि हम लड़ेंगे, तो लड़ने से पहले क्या क्या एनालिसिस कर लेना चाहिए? प्लानिंग करना। प्लानिंग माने क्या? औजार का, हथियार का, मजदूर है कि औजार का। चलो, अभी थोड़ा दिन पहले रशिया ने यूक्रेन पे हमला किया, हाँ, अभी सब जो प्लानिंग थी, ऐसा लग रहा था पहले यूक्रेन बहुत कमजोर है,
है ना। और उस समय तो ऐसा लग रहा था बस 24 घंटे या 2-3 दिन की बात है, और अब गिरा और कल को पुतिन नाचेगा जाके यूक्रेन में। बट ऐसा हुआ, साल 1.5 साल हो गया और मामला गड़बड़। क्या ऐसी व्हाट शुड आई से, क्या ऐसी एनालिसिस थी, ऐसा आइडिया था जो रशिया गलत एनालाइज कर गया स्टार्टिंग में? क्या यूक्रेन सच में इतना बहादुर है, इतने अच्छे से लड़ रहा है? ऐसा तो नहीं है। फिर सपोर्ट तो इतना सोचा नहीं था, इतना सोचा नहीं था कि जिस लेवल पे बाकी कंट्री सपोर्ट कर रहे हैं। और आजकल के टाइम पे देखिए, आप जानिए, लड़ाई ऐसा तो नहीं राणा सांगा की तरह तलवार से लड़ रहे हैं, लड़ाई किससे लड़ी जा रही है? हथियार से, है ना। और दुनिया के जो सबसे एडवांस वेपन्स हैं वो या तो यूरोपियन यूनियन के पास है या तो अमेरिका के पास है ना। और वो सब बिना कॉस्टिंग, बिना किसी सेंक्शन के फ्री में दे रहे हैं। किसको? यूक्रेन को। तो अब रशिया की लड़ाई किससे है? जो दुनिया के सबसे सोफिस्टिकेटेड हथियार है। खैर, ये तो एक छोटा सा एग्जाम्पल है, लेकिन क्या रशिया हार गया? नहीं, रशिया वो भी लगा हुआ है। तो अभी आगे क्या होगा देखेंगे। मैं आपको क्या समझा रहा हूं, जिस भी पेपर के लिए आप तैयारी करें, मान लीजिए रात को आपने वीडियो देख ली यूपीएससी की, रिक्शा चलाने वाले का बेटा बना आईएएस अधिकारी, बस सुबह आप भी, है ना, ज्योग्राफी की, हिस्ट्री, सिविक्स की किताब ले और पढ़ना चालू कर दिया। तो मैं हमेशा एक सवाल पूछता हूँ, बड़ा इंपॉर्टेंट है बात, सुनिएगा सब लोग, बहुत सारे लोग ऑनलाइन जुड़े हुए हैं। यूपीएससी की तैयारी करना सही है कि गलत है? डिपेंड करता है भाई। आपको सबसे पहले किस बात का ज्ञान होना चाहिए? अपनी क्षमताओं का। बात सही है कि नहीं है? यस। अब आपकी क्षमता कुछ और है ना, कि टेंशन इस बात की है कि बीए भी पास कर पाए कि ना कर पाए, उसमें बैक लग रही है कि नहीं लग रही है। यूपी पुलिस में सिपाही बनने की हिम्मत कर नहीं पा रहे और सीधे तैयारी किसकी कर रहे हैं? आईएएस। मैं मजाक नहीं कर रहा, लेकिन देखो हर चीज के स्टेप होते हैं। क्या आईएएस की तैयारी करना गलत है? ये गलत नहीं है, लेकिन उसका एक लेवल है ना। धीरे धीरे आप आगे बढ़ेंगे तो वहां तक पहुंचेंगे। ठीक उसी तरह जब हम पेपर की बात करते हैं, इस पेपर की बात करते हैं, खासकर प्लेसमेंट की बात करते हैं, बीटेक में जो बच्चा पढ़ रहा है, जो ग्रेजुएशन कर रहा है, मुझे बताइए उसका गोल 1 क्या होना चाहिए? पहला नियम, पहला, देखिए मैं आपको बताता हूं क्या क्या चल रहा है मार्केट में। बच्चे बात करते हैं, यार अपन ना एआई में कुछ करते हैं यार, है ना। कुछ लोग तो एंटरप्रेन्योरशिप की बात करेंगे, बड़े बड़े सर्टिफिकेशंस की बात करेंगे, बहुत सारी चीजें चल रही है ना। और बाद में होता क्या है, गूगल में हम इंटर्नशिप करेंगे, इस तरह की बात है। और कॉलेज में ऐसे बच्चों को क्या समझा जाता है? बहुत कूल यार, ये सही है यार, है ना, इस तरह की बातें कर रहा है, ऐसा कुछ करेगा। सच्चाई क्या है? ये है नामाकुल। कूल के नामाकुल। नामाकुल समझते हो? उर्दू में पागल जाहिल आदमी को क्या कहते हैं? नामाकुल कहते हैं। तो ये कौन है? ये नामाकुल। क्यों? क्या गूगल में इंटर्नशिप के लिए ट्राई करना गलत है? मैं ये नहीं कह रहा, लेकिन अगर आपका प्लेसमेंट हुआ नहीं, 4 बैक आपकी लगी हुई है, उस समय बात करना गलत है। तो अभी 2-4 दिन के अंदर एक वीडियो भी मैं लेके आ रहा हूं, उस पर भी आपको अलग से बात करूंगा। लेकिन आपको क्या समझाना है? स्टेप नंबर 1, इस पिरामिड को ऑब्जर्व करिएगा। स्टेप नंबर 1 मेरे हिसाब से हर बीटेक के बच्चे का होना चाहिए कि आपके जो 40 सब्जेक्ट हैं, पूरे 40 सब्जेक्ट में 10 की बात नहीं कर रहा, उन सब के ऊपर कि आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, होनी चाहिए, है ना। हम लोग बड़ी आलोचना करते हैं यार, कॉलेज वाले क्या पढ़ा रहे थे, यूनिवर्सिटी क्या पढ़ा रही है। अभी मैं पिछले कुछ समय से यही रिसर्च कर रहा था, यार सारे तो लेटेस्ट सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं आपको। एआई पढ़ा रहे हैं कि नहीं पढ़ा रहे हैं, मशीन लर्निंग पढ़ा रहे हैं कि नहीं पढ़ा रहे, डेटा साइंस पढ़ा रहे हैं कि नहीं पढ़ा रहे, आईओटी पढ़ा रहे हैं कि नहीं पढ़ा रहे। हमें लग रहा है कि हमारा चैनल अभी आउटडेट हो गया है, क्योंकि यूनिवर्सिटीज ने इतनी स्पीड से अपने सिलेबस चेंज किए हैं कि जिसका कोई रोक नहीं। लेकिन अपन कैसे पढ़ रहे होते हैं? एग्जाम से सिर्फ 1 या 2 दिन पहले। तो पहली रिक्वेस्ट मैं कर रहा हूं हर बीटेक के बच्चे को, क्या जो करना है करना, बट स्टेज 1 क्या है? आपके जो 40 सब्जेक्ट। अच्छा, फिर मैं ये नहीं कह रहा कि आप यूनिवर्सिटी एग्जाम के लिए पढ़ो, पास तो आप हो जाओगे, वो तो एग्जाम से 1 रात पहले आपके अंदर ऐसी शक्तियां आती हैं, हाँ, कि जो पढ़ो वो समझ आने लगता है। जो दोस्त गधा नजर आता है उसके मुंह से मानो ज्ञान की वर्षा होती है। 1 यूनिट इससे पढ़ा और डाउट भी नहीं आते। अल्फा बीटा गामा कोई इक्वेशन इंटीग्रेशन सब समझ आता है ना। और 3 लोग पढ़ रहे हैं, कोई डाउट पूछ ले तो उस पर गुस्सा आता है कि काय को टाइम वेस्ट कर रहा है, अभी 2 यूनिट और करना है। यस, लेकिन ये बेसिक सब्जेक्ट समझ के पढ़िए, समझने के लिए। स्टेप नंबर 2 बताइए क्या है? कोई बच्चा कह रहा है यार मेरी परसेंटेज ठीक ठाक चल रही है, 65, 70% प्लस चल रहा है, अब मैं क्या करूं, अब क्या करना है बताओ? वो हो गया, उसको बहुत ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं है, ऐसा नहीं कोई पूछ रहा है आपसे। मैं कह रहा हूं सब्जेक्ट्स, मान लीजिए क्रिप्टोग्राफी है ना, बस इतना पढ़ना है, कल को 2 साल को आपसे बात पूछने लगे क्रिप्टोग्राफी क्या होता है,
तो उस बात के बेसिक मायने आपको पता हो जी। पढ़ने आए हैं, बैठ जाइए, स्टूल लेके बैठ जाइए। तो इस बात के बेसिक मायने आपको पता होने चाहिए। यस। अब स्टेज नंबर 2 जिसकी मैं यहां बात कर रहा हूं, डेटा स्ट्रक्चर, एल्गोरिथम्स, ये जो जितने भी बेसिक सब्जेक्ट आपको बता रहा हूं, क्या इनके ऊपर आपकी नेक्स्ट लेवल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए? हाँ, होनी चाहिए। और क्या आप सबके पास प्लेसमेंट होना चाहिए? होना चाहिए। क्योंकि इसके बाद कोई कुछ भी कहे या कोई कुछ भी सोचे, बात सही या गलत नहीं, लेकिन अगर ये भी नहीं कर पाए ना भाई, तो इधर उधर के चक्कर में मत रहना। अगर आप कर रहे हो, आपके दोस्त कर रहे हैं, आपके टीचर गाइड कर रहे हैं, तो मुझे नहीं पता उनका क्या इंटरेस्ट है। समझ रहे हो ना, समझदार हो ना, किसके क्या कमीशन होते हैं, कौन किस कोचिंग स्टूडेंट भेज रहा है, क्या कर रहा है। बट भाई तू काय को मेरे को 4 5 6 सर्टिफिकेशन दिला रहा है? मुझे बताओ, 4 साल में 40 सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, बीटेक की डिग्री से बड़ा कोई सर्टिफिकेट है? और बच्चे उसको तो वैल्यू करते नहीं। बच्चे क्या करते हैं, इधर उधर घूम रहे हैं कि उस जगह से मैं एक सर्टिफिकेट ले लूं। तो स्टेप नंबर 2 क्या है? प्लेसमेंट्स। ठीक, ध्यान है। स्टेप नंबर 3 बताइए। अब जब आप प्लेस हो जाएंगे तो क्या करेंगे? मान लो हो गए, और हो भी जाओगे आप में से ज्यादातर लोग, क्या करोगे फिर? कह रहा है एनालाइज करेंगे, पढ़ेंगे। प्लेसमेंट जब बच्चे का होता है बीटेक में, आप भी नहीं, हम 10 साल से देख रहे हैं, क्या करता है बच्चा? बच्चा बन जाता है हीरो। मैंने ऐसे ऐसे दोस्त देखे ना भाई, 2 पक्के दोस्त जो 4 साल इसके जय वीरू की तरह 4 साल एक साथ रहे हैं, लेकिन एक का प्लेसमेंट हुआ और दूसरे का प्लेसमेंट नहीं हुआ। और भाई ईगो क्लैश, यू नो। एक बच्चे से मैंने पूछा कि सर वो प्लेसमेंट तो हो गया। मैंने कहा और क्या तैयारी चल रही है? कहता बस 4 5 जोड़ी नए कपड़े सिलवा लिए हैं, जूते ले लिए हैं, और अच्छी कंपनी में पर्सनैलिटी पे काम करना है, जिम विम ज्वाइन कर लिया है। तो बहुत सारे बच्चों के लिए प्लेस्ड हो जाना क्या मान लो कैलाश पर्वत के ऊपर पहुंच जाने जैसा है। हाँ हाँ, ये अल्टीमेट गोल था, ये सोचा नहीं था। प्लेसमेंट हो गया तो मानो बीटेक खत्म हो गई, और फिर घूम रहे हैं, जूनियर्स को समझा रहे हैं ऐसे नहीं ऐसा करना चाहिए, समथिंग लाइक दिस, है ना। लेकिन फिर वही बात है, यू नो, क्या बोलना चाहिए मुझे, हार से ज्यादा कामयाबी को पचाने की क्षमता आपके अंदर होनी चाहिए। तो अब यहां पर आपका हिम्मत क्या चाहिए कि जो आपके कोर सब्जेक्ट्स हैं, अब आप वो नेक्स्ट लेवल पे पढ़ना शुरू करो। एल्गोरिथम्स, डेटा स्ट्रक्चर, क्या नेक्स्ट लेवल पे पढ़े जा सकते हैं? हाँ। आज आप बेसिक कंपनी में जाने के लिए पढ़ रहे हो, 10 साल बाद जब इंडस्ट्री में काम कर लोगे और माइक्रोसॉफ्ट से गूगल में जाओगे, तब क्या पढ़ोगे? तब भी तो यही पढ़ोगे, लेकिन उस समय इस पढ़ाई का लेवल अलग होगा। 6ठी क्लास में बच्चा क्या फोटोसिंथेसिस की डेफिनेशन पढ़ता है? हाँ, 6ठी क्लास में पढ़ाते हैं। व्हाट इज फोटोसिंथेसिस? अ प्रोसेस बाय विच plants in the presence of sunlight with the help of chlorophyll make their food is known as photosynthesis। और आप बॉटनी से पीएचडी कर रहे हो तो तब भी फोटोसिंथेसिस ही पढ़ोगे, लेकिन उस समय उसकी डेप्थ क्या होगी पता नहीं, क्या क्या उसमें पढ़ते होंगे, अपने तो ज्ञान है नहीं, हमें बेसिक बात पता है, मानते हो। तो इसके बाद अब आपको क्या करना है, डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम पे नेक्स्ट लेवल अंडरस्टैंडिंग, और फिर आप गेट, नेट, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, है ना, हिंडाल्गो, गेल, सेल, बेल, एनटीपीसी, ये कंपनीज कैसे ग्रो करती है, इसमें इंजीनियर कैसे बनते हैं, फिर उस लेवल की पढ़ाई करनी है। फिर अगर ये आप कर लेते हो तो मैं बोलता हूं कहीं नंबर आता सर्टिफिकेशंस का, कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग का, कि आप लीड कोड पे इधर उधर कोई हाई फाई लेवल के काम कर रहे हो, या मान लीजिए उसके बाद नंबर आता है आप अलग अलग कंपनीज में नेक्स्ट लेवल खेल रहे हो। तो इनमें से कौन सा स्टेप गलत है बताओ? गलत कौन सा स्टेप है? कोई भी नहीं। लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है? सीक्वेंस। इंपॉर्टेंट क्या है? सीक्वेंस। अगर कोई डायरेक्ट इधर पहुंचेगा या इधर पहुंचेगा, सीढ़ी होती है, एक सीढ़ी से कितनी ऊपर जा सकते हैं? बहुत ऊपर। लेकिन अगर आप डायरेक्ट 5वें या 7वें पैर पे, पैड़ी पे पैर रखने की कोशिश करेंगे तो गिर जाएंगे। और आधे बच्चे आज जो बीटेक कर रहे हैं, कर चुके हैं, प्लेस नहीं है, परेशान है। बताओ क्यों? क्या उनके अंदर पोटेंशियल नहीं है? आप अभी पढ़ना, आपको दिखाऊंगा 4 महीने के अंदर। क्या फंडामेंटल बेसिक प्लेसमेंट लेना बहुत बड़ी बात है क्या? नहीं। अगर गाइडेड तरीके से 3-4 महीने एफर्ट कर लिया जाए तो बहुत आराम से ये चीज अचीव की जा सकती है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि बच्चा कंफ्यूज हो रहा होता है, क्योंकि एक मेरी वीडियो आई अभी थोड़े दिन पहले यूट्यूब पे, आप देखना, एवरेज होना, नॉर्मल होना क्या बहुत स्मार्ट बात है कि बहुत अनुकूल बात है? अनुकूल बात है। अगर कोई बच्चा ये अपने बेसिक बेसिक सब्जेक्ट पढ़ता हो, सुबह शाम 1 घंटे रीजनिंग इंग्लिश पढ़ता हो, एप्टीट्यूड पढ़ता हो, बेसिक बेसिक क्वेश्चन सॉल्व करता हो, उसकी कोई कॉलेज में खास इज्जत होती है क्या? नहीं। कोई कहे पता मैं हैकाथॉन में जा रहा हूँ, भाई साहब ये है यार, ये कुछ करेगा, है ना। गलत कह रहा हूं तो बताओ? ये कूल नहीं है, सेक्सी नहीं है यार, ये बड़ा बोरिंग है, एवरेज लगता है ये, हाँ के ना। लेकिन बाद में ये जो हैकाथॉन है, इनके क्या होते हैं,
क्या होता है इनका? हैकाथॉन बन जाते हैं ये, है ना। तो अगेन मैं ये नहीं बोल रहा हूं हैकाथॉन में जाना गलत है, मैं क्या बोल रहा हूं, सीक्वेंस फॉलो करना इंपॉर्टेंट है, हाँ के ना। तो मान लीजिए आप आईएएस की तैयारी करना चाह रहे हैं, तो स्मार्ट वे ऑफ प्रिपरेशन क्या है, जैसा आप देखते हो लोग करते हैं, सबसे पहले कोई भी गवर्नमेंट जॉब पकड़ते हैं, हाँ या ना। तो मान लीजिए वो आईएएस की तैयारी कर रहा है, बैंक में ऑफिसर भी लग गया, क्लर्क भी लग गया, तो कम से कम अब वो अपनी कोचिंग के पैसे खुद दे पा रहा है, घर से कुछ नहीं मंगा रहा। आमतौर पे आप देखो जो भी आईएएस ऑफिसर होते हैं बाद में जो यूपीएससी क्रैक करते हैं, 3 या 4 गवर्नमेंट जॉब बदल चुके होते हैं। अगली बार कहीं एक लेवल और बनी, अगली बार कहीं यूपी पुलिस में मान लीजिए डीएसपी लग गए, फिर एसपी लग गए, दे गो इन द हायरार्की। क्या कुछ एक्सेप्शंस हो सकते हैं जो डायरेक्ट यूपीएससी क्रैक कर ले? हो सकते हैं, मैं मना नहीं कर रहा। आप हैं क्या? मुझे नहीं पता आप काय को जज कर रहे हैं, लेकिन मैं बोल रहा हूं इस बात की प्रोबेबिलिटी कम है। 1 लाख में कोई 2 बच्चे हो सकते हैं सर, है ना, जो बिना गाइडेंस के कुछ भी करेगी जी, गांव में पढ़े, लालटन के नीचे बैठ के पढ़ा और फर्स्ट अटेम्प्ट में ऐसा हो गया। लेकिन आमतौर पर ऐसा होता है कि नहीं? नहीं होता, है ना। तो इस कोर्स के अंदर ये सारी चीज का हम ध्यान रखेंगे। दूसरी बात, अगेन जो लेवल नंबर 2 था, अगर मैं गेट की, कॉम्पिटेटिव एग्जाम की, इन सब की बात करूं, तो यहां पे टेक्निकल पूछता है कि नॉन टेक्निकल, मुझे बताइए, क्योंकि बहुत सारे बच्चे मैं जानता हूं कि यहाँ पे गेट वाले भी होंगे, यहाँ पे टेक्निकल पूछते हैं कि नॉन टेक्निकल। फिर वही बात है, यहाँ भी दोनों पूछता है, लेकिन रेशो एकदम से में कि एकदम उल्टा है, रेशो उल्टा है ना। तो अगर आप बड़े बड़े एग्जाम्स की बात करेंगे, तो जैसे जैसे चीजें ऊपर जाती जाएंगी, अभी टेक्निकल विल गो टू 70% कोर सब्जेक्ट्स, है ना, एंड नाउ नॉन टेक्निकल बिकम 30%, उसमें भी रीजनिंग, इंग्लिश, एप्टीट्यूड, मैथमेटिक्स, ये सब चलेगा, है ना। तो अभी इस कोर्स के शुरुआत में मैं क्लियर बोल रहा हूं, आप लोग अच्छा एक और बात, दोनों में किसकी तैयारी करनी चाहिए, प्लेसमेंट्स की या गेट की? मैं क्या बोल रहा हूं, ये दोनों ना सेपरेट है नहीं, लोग इनको सेपरेट मानते हैं। अगर आप मुझसे पूछो ना कि सर मैं यूपीएससी की तैयारी करूं या बीटेक करूं, तो क्या ये जेन्युइन सवाल है? हाँ, क्योंकि यूपीएससी में आप कंप्यूटर साइंस पढ़ोगे नहीं, उसमें क्या पढ़ोगे बोलो? वो उसमें आपको आमतौर पे जो बच्चे लेते हैं हिस्ट्री पढ़ोगे, सिविक्स पढ़ोगे, तो अलग बात हो गई ना। मैं कुछ अलग पढ़ाऊंगा, कॉलेज में कुछ अलग आ रहा है, और जिस एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो वो कुछ अलग है, यही बात है। लेकिन यहां पर आप मुझे बताइए, सब्जेक्ट सेम है, टॉपिक सेम है, बस क्या डिफरेंट है? लेवल डिफरेंट है। गलत कह रहा हूं तो बोलो यस। अब जब आप लेवल बाय लेवल ऊपर जाना शुरू करोगे, तो प्लेसमेंट की तैयारी करोगे या प्लेसमेंट हो जाएगा? हो जाएगा। तो क्या बड़ी बात है यार, अगर आप एरे, लिंक्ड लिस्ट, रिकर्शन, इनके ऊपर नेक्स्ट लेवल खेल रहे हो, तो क्या कंपनी का सेकंड वाला क्वेश्चन नहीं कर पाओगे? आप कर लोगे, कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये सोचना कि मैं ये करूं, क्या मैं ये करूं, ये सही है कि गलत है? गलत है, क्योंकि रास्ता दोनों का क्या है, सेम। मैं बता रहा हूं, सिर्फ डिफरेंस क्या है, लेवल का डिफरेंस है। बात समझ आ रही है? जो बेसिक है कि आपको कहां से शुरू करना और आपको कहां तक पहुंचना है, जिसकी जितनी क्षमता हो वहां तक पहुंचो। क्या मैं ये बोल रहा हूं कि जो बच्चे प्लेसमेंट लिख ही नहीं रहे, कह रहा मैं गेट ही करना, वो गलत है? नहीं, क्योंकि शायद उनकी क्षमताएं अलग है, उनकी सोच अलग है, और इसमें कोई अच्छी बुरी बात नहीं है। एक और बात, जैसे मैं बोलता हूं, क्या हम सब बराबर है? क्या सब बच्चे बराबर होते हैं क्या? ऐसा बोलते हैं ना, हम सब बराबर हैं, हम सब बराबर नहीं है। क्या हर बच्चे का समझने का लेवल अलग होता है? जी हाँ। क्या हर बच्चे का इंटरेस्ट अलग होता है? जी हाँ। तो अब मैं इस क्लास में आपको सिर्फ किस बात पे जज कर रहा हूँ बताओ, कि आप डेटा स्ट्रक्चर्स कैसा पढ़ पा रहे हो, हाँ या ना। लेकिन आप में से कोई हो सकता है जो अच्छी पेंटिंग बनाओ, तो अच्छा गाना गाता हो, हर किसी की क्रिएटिविटी अलग अलग हो सकती है ना। तो दोबारा समझिए, कुछ लोग ऐसा मत समझिए कि मेरे को सर अभी मेरा लेवल गेट वाला नहीं है, मैं यहां से शुरू कर रहा हूं तो आपको दीनहीन मानने की जरूरत है। नहीं, धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे तो लेवल ऊपर होता जाएगा। आप में अगर बहुत क्षमता होगी तो मुझे बताओ, डाउन द लाइन आप गेट करके एमटेक कर लेना, फिर कंपनी में चले जाना, आप बेसिक प्लेसमेंट करके चले जाना। डाउन द लाइन 10 साल के बाद क्या एक जगह मिलोगे या नहीं मिलोगे बताओ? मैं तो सबसे पूछता हूं। हाँ, आप अगर गेट का पेपर लिखते हो, अच्छे कॉलेज से एमटेक करते हो और खराब काम करते हो, कितने दिन स्पेसिफिकली आईटी इंडस्ट्री में सर्वाइव कर पाओगे? अभी आप देख ही रहे होंगे, न्यूज पढ़ते हो रोज, कितनी फायरिंग हो रही है। अमेजोन ने 5,000 लोग निकाल दिए, एसेंचर ने इतने निकाल दिए, यस और नो? यस। तो ये जो इंडस्ट्री है, ये पैसा देने वाली तो है, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं नौकरी लग गई सो गए उसके बाद। यहाँ पे हर 5 साल के बाद तो टेक्नोलॉजी चेंज हो जाती है। अब होता है ना मैकेनिकल में, मान लीजिए कोई अंकल है, वो कहते हैं कि बेटा मैं 40 साल पहले लगा था हिंडाल्को में, ये मशीन मैंने चलाना, एक होता है सर्वेयर बोलते हैं, ओवरसियर बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कि ये मशीन मैंने चलाना सीखा और 40 साल से एक ही मशीन चलाई। ऐसा हो सकता है?
हो सकता है, और एक मशीन चला के वो निकल गए। सीएसआईटी में ऐसा हो सकता है। एक आदमी बोले सर मैंने 40 साल पहले ना ये टेक्नोलॉजी सीखी थी और मैं 60 साल की नौकरी करके यही पढ़ के रिटायर हो गया। भाई 40 साल पहले तो ब्रांच ही नहीं थी हमारी, हाँ कि ना। तो अब इमेजिन करिए इतनी स्पीड से दुनिया चेंज हो रही है, 5, 10, 20 साल के बाद हम कहाँ होंगे, कैसे करेंगे, हमें पता है क्या? तो आपको कंटिन्यूस क्या करते रहना है, इवॉल्व करते रहना है ना। तो अपने मन में कोई संशय मत रखिएगा। अभी जो हम मेथड खेल रहे होंगे, 5 दिन क्लास लगाएंगे, 5 में से 3 दिन हम पहले किस बात पे कॉन्सेंट्रेट कर रहे होंगे, नॉन टेक्निकल पे, और 2 दिन टेक्निकल। ये सारे सब्जेक्ट्स कॉमन है। तो आप पीएसयू की तैयारी कर रहे हो, गेट की तैयारी कर रहे हो, क्या रास्ता यही से होके जा रहा है? जी हाँ। और उसके बाद फिर देखेंगे एज पर रिक्वायरमेंट ये बैच हम दोबारा रिपीट करेंगे। अगर हमें लगता है इधर और एफर्ट करने की जरूरत हो, तो जैसा हमने टीओसी का कोर्स चलाया है उसी तरह से वो वाली क्लासेस और चलाएंगे। उसमें आपका इंटरेस्ट है, खासकर जो बच्चे जिनका प्लेसमेंट हो जाता है वो फिर दोबारा ऊपर हाथ पैर मारते हैं तो वो इधर आ सकते हैं। लेकिन स्टेज 1 आप क्या रखिए, ये वाली बात। कोई डाउट है तो बताइए। अच्छा, मैं आज बहुत जोश में था, सब रट के आया था, सब बोल दिया मैंने, ऐसा है क्या? नहीं, भी तो पढ़ाना शुरू भी नहीं किया। इंग्लिश, व्हाट इज अकॉर्डिंग टू यू बेनिफिट्स ऑफ केजी प्राइम, ये सब आगे अभी आपको समझ आएगा। अभी आपको क्या करना है, अभी आपको क्या करना है, 5, 7, 10 दिन सिर्फ ये क्लास लगानी है, इसके अलावा कुछ नहीं करना। ठीक है, अभी हर चीज के बेनिफिट छोड़ दीजिए, 5, 7, 10 दिन ये क्लास लगाइए, चीजों के ऊपर काम करिए, अंडरस्टैंडिंग वर्नेंस करिए, धीरे धीरे सारी बातें खुद सीखने लग जाएंगे। बीसीए के बाद प्लेसमेंट का क्या स्कोप है? भाई बीसीए किया हो, बीएससी किया हो, क्या बीसीए करने के बाद भी आप माइक्रोसॉफ्ट में, गूगल में, किसी बड़ी कंपनी में जॉब कर सकते हैं? कर सकते हैं। और धीरे धीरे मैं बात क्लियर कर दूं, अभी भारत डेवलप हो रहा, काफी हो चुका और होना है, बट धीरे धीरे डिग्री की इंपॉर्टेंस बढ़ रही है कि कम हो रही है? जैसा हम देख रहे हैं इंडस्ट्री में, कम हो रही है। इंपॉर्टेंस किसकी है? नॉलेज। हाँ, हमारे पिताजी बताते उस समय क्या होता था, बैंक में गए, घूमते फिरते चले गए कि जी नौकरी है क्या? तो जो ऑफिसर बैठा था उसने पूछा क्या पढ़े हो, कि ग्रेजुएशन किया, कि कल से आ जाना। ये मैं सरकारी नौकरी की बात करूंगी, प्राइवेट की? ऐसे लगती थी, पता है आपको, क्योंकि नौकरियां ज्यादा थी और उस समय ग्रेजुएट होना बहुत बड़ी बात होती कि लग गई सरकारी नौकरी। और अब बताओ, तो मैं समझाने चाह रहा हूं आज, क्योंकि सबके पास डिग्री है भाई, डिग्री पे किसी को नॉलेज या नौकरी नहीं मिल रही है। कौन सी कंपनी सिर्फ मार्कशीट देख के नौकरी दे रही है? बताओ, हिंदुस्तान में, दुनिया में? कोई नहीं, कोई नहीं। आपको नौकरी मिलेगी किस पे? नॉलेज पे। उसमें मैं मानता हूं इंडिया में अभी थोड़ा सा ये ट्रेंड है कि कंपनी कहती है बीटेक होना चाहिए या बीसीए होना चाहिए, है ना, या इतने पैसे देंगे। अगर बीटेक है तो थोड़ा ज्यादा पैकेज मिल जाता है, बीसीए वाले को थोड़ा कम मिलता है। लेकिन अगर आप लगातार काम करते रहेंगे, इंप्रूव करते रहेंगे, तो 2-4 स्विच करने के बाद धीरे धीरे आप ऊपर पहुंच जाएंगे। ठीक है, चलिए अब मैं आ जाता हूं सीधे एरे के ऊपर। ये मोटा मोटा सिलेबस है जो मैं जिस पे बात कर रहा हूँ। पहला टॉपिक बताइए क्या है? सबसे बेसिक है ना। अभी आपको समझाऊंगा डिटेल में, अभी बस आइडिया समझा रहा हूँ। स्टैक, एरे का ही एक इम्प्रोवाइज वर्जन क्या कह सकते हैं, स्टैक। और बात समझाऊंगा, मैं तो मानता ही नहीं कि स्टैक डेटा स्ट्रक्चर है, मैं मानता हूँ स्टैक एक आइडिया है। क्योंकि आप चाहो तो इसको एरे से या लिंक लिस्ट से अलग अलग तरह से इंप्लीमेंट कर सकते हैं। अगला नंबर क्यू का, देन लिंक लिस्ट का, देन ट्री का, और ये मैंने सेपरेट लिखा है क्योंकि अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं। देन बाइनरी सर्च, देन हीप्स, एंड देन, है ना। कितने लोग हैं जब मैं आखिरी क्लास लगा रहा हूँ ग्राफ की, उसमें भी मिलेंगे बैठे हुए मुझे? पक्की बात? और ये ऑनलाइन भगोड़े इनका क्या, ये तो भाग जाएंगे या रहेंगे? रहेंगे, है ना। जिसको पढ़ना है, जिसको करना है, जिसको जीवन में आगे बढ़ना है, वो रहेगा। ठीक है, ठीक है, आगे बढ़ता। वो पूछ रहा है एमसीए के बाद प्लेसमेंट सही है या गेट के बाद? अबे यही तो समझा रहा हूं भाई, नॉलेज के बाद सही है ना। प्लेसमेंट गेट के बाद होगा ना एमसीए के बाद होगा। अगर डिग्री लेके घूम रहे हो तो प्लेसमेंट कब होगा? नॉलेज। और उसके लिए ना एमसीए की जरूरत है ना गेट की जरूरत। आप करो, वो मना नहीं है, करना है, लेकिन जरूरत नहीं है। ठीक है, ये सब फालतू बात। अब जरा इधर आ जाओ। अब मैं यहां से डिस्कशन स्टार्ट कर रहा हूँ कोर। अभी आपको लगेगा जनरल बात हो रही है, बट बड़ा इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान दीजिएगा, मेरे साथ चलिएगा। अब देखो, कंप्यूटर साइंस के अंदर हमारा सबसे बड़ा, व्हाट शुड आई से, ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या है? हम करना क्या चाहते हैं? प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। बोर्ड पे देख के पढ़ रहा है ना तो स्मार्ट। चलो, प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहते हैं। प्रॉब्लम को सॉल्व करना माने प्रोग्राम लिखना, ये बात सही है ना। तो हम किस प्रोग्रामर को, किस बच्चे को, किस कोडर को, किस डेवलपर को अच्छा मानेंगे?
अच्छे की क्या परिभाषा है? जो जितना अच्छा प्रोग्राम लिख सके। क्या लिख सके? प्रोग्राम। अब यहां सुनिएगा मेरी बात, प्रोग्राम लिखना काफी होगा या एफिशिएंट प्रोग्राम लिखना काफी होगा? एफिशिएंट प्रोग्राम। बात समझ आती है? एफिशिएंसी के मायने कम से कम टाइम। एक एग्जांपल देता हूं, मान लो मैं आपसे बोलता हूं कि एक एरे है, उसको सॉर्ट करो, है ना? बड़ी जेनरिक सी प्रॉब्लम है। एरे को सॉर्ट करने के कितने तरीके होते हैं बताओ? एक होता है, दो होता है, कितने? बहुत सारे। गिनाओ जरा, एक दो एल्गोरिथम गिनाओ, याद हो तो। किसी सॉर्टिंग एल्गोरिथम का नाम बताओ। क्विक सॉर्ट। एक एक करके चलो। क्विक, चलिए चलो मैं सीक्वेंस बताता हूँ। पहले तीन होते हैं बच्चे एल्गोरिथम। बच्चे कौन? इंसर्शन, सिलेक्शन, बबल। ये कौन है? बच्चे। इंसर्शन, सिलेक्शन, बबल। एक लेवल ऊपर चलो, मर्ज और हीप। मर्ज और हीप। एक लेवल और ऊपर चलो, क्विक सॉर्ट। यस। अब बताओ सब में कौन अच्छा कौन बेकार? नहीं, सब अच्छे नहीं है इस बार। अभी आगे बात करेंगे। आमतौर पे जब हम सॉर्टिंग यूज कर रहे थे, क्विक सॉर्ट इंडस्ट्री में बहुत यूज हो रहा होता है ना? तो क्या अब इस बात से आप क्या सीखे? क्या सॉर्टिंग करना बहुत बड़ी बात है? नहीं। जब आप एक अच्छे प्रोग्रामर होंगे तो आपको समझना पड़ेगा किस तरह से सॉर्ट करना है। कभी कभी कंडीशन डिफर हो सकती है। मैं आपको ऐसे कुछ एग्जांपल अभी समझा सकता हूं जहां पे क्विक सॉर्ट खराब काम करने लगेगा। इमेजिन करिए कैश का साइज बहुत कम है, मैं एक टाइम पे इतनी डेटा सेट पे काम कर सकता हूं। अगर कुछ, या मैं बोल दूं मुझे स्वैप नहीं करना, मुझे स्वैप करने से चिढ़ है, बताओ कम से कम स्वैप में करूंगा तो आंसर चेंज हो जाएगा क्या? हाँ, तब सिलेक्शन सॉर्ट अच्छा काम करने लगेगा। तो मैं समझा रहा हूं क्या हर किसी चीज की रिक्वायरमेंट अलग अलग हो सकती है। तो लॉन्ग रन में एफिशिएंसी के बहुत मायने, हमारे लिए दो सबसे बड़े मायने हैं। एक है टाइम, वेरी गुड, और दूसरा क्या है सर? टाइम का मतलब कौन उस टास्क को, कॉमन सेंस बात है भाई, कौन उस टास्क को कम से कम समय में कर पाएगा और कम से कम स्पेस में कर पाएगा, है ना? मैं आपको कोई मिशन दे दूं, मैं कहता हूं काम करो यार, ये प्लॉट है, जरा बिल्डिंग बना दो इसके ऊपर, है ना? अब अलग अलग कॉन्ट्रैक्टर आ जाएंगे, सरकार किसे देगी कॉन्ट्रैक्ट? सेम बात है। एक एक बिल्डर कह रहा है कि मैं 4 साल में बनाऊंगा, एक कह रहा है मैं 9 महीने बना दूंगा, एक कह रहा है कि मैं 20 करोड़ लूंगा, एक कह रहा है 15 करोड़ लूंगा। तो टाइम और स्पेस क्या यहां भी इंपॉर्टेंट है? हाँ, इंपॉर्टेंट है ना? तो जो जितने कम समय में और जो जितने कम टाइम में करेगा वो विनर होगा। तो अब मजे की बात क्या है, इंडस्ट्री में सब लोग यही लड़ाई कर रहे हैं। फेसबुक है, यूट्यूब है, कोई भी कंपनी है, हर कंपनी चाहती है कि उसकी जो ऐप है, उसका जो सॉफ्टवेयर है, उसकी टाइम रिक्वायरमेंट ज्यादा हो कि कम हो? कम हो, जल्दी से जल्दी स्पीड से चले। उसका स्पेस रिक्वायरमेंट कम हो, ताकि आपके फोन हैंग ना हो, एक टाइम पे ज्यादा से ज्यादा सॉफ्टवेयर चल सके। कुछ ऐसी ऐप होती है कि आपने डाउनलोड किया, चलाना शुरू किया, लटक ही गई, आपका मन स्लो चल रही है, यस और नो? यस। लेकिन कुछ ऐप बड़ी फास्ट चलती है। तो इसका मतलब बाजार में पैसे किसे मिलेंगे? जो प्रोग्राम लिखेगा या एफिशिएंट प्रोग्राम लिखेगा? ये बात सबको समझ आ रही है? एफिशिएंट प्रोग्राम लिखेंगे कैसे? देखो क्या लिखा ऊपर, डेटा स्ट्रक्चर प्लस हैंडबुक। अब मैं आपसे बोलने लगूं, उदाहरण के लिए किचन में खाना बनाना है, मान लो रेस्टोरेंट चला रहे अपन, मजा नहीं आ रहा, कैसे बनाए अच्छा खाना? बोलो। हमारा ग्राहक सेटिस्फाइड नहीं, जो आता गली आके जाता वापस आता नहीं है, ऐसे तो रेस्टोरेंट बर्बाद हो जाएगा। कैसे चलाएं अच्छा रेस्टोरेंट? सबसे पहले सीटिंग सीटिंग मीटिंग हो गई, सब बढ़िया, आदमी बहुत खुश, जब खाना है तो गाली दे रहा है, कह रहा है यार ये मूड खराब कर दिया। एक इंपॉर्टेंट बात है कि बनाने वाला अच्छा, तो बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आप कितनी भी व्यवस्थाएं क्यों ना बुला लो, है ना, आप ये क्लास कितनी भी अच्छी क्यों ना रख लो, लेकिन मेहंदी होना तो जरूरी है ना, है ना? तो आप सब कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर कितना अच्छा क्यों ना कर लो, क्या एक अच्छा शेफ होना जरूरी है? यस। शेफ भी अच्छा रख लिया फिर भी लोग गली आ रहे हैं, मजा नहीं आ रहा। क्यों? बनाने का नहीं, अगर अच्छा शेफ है तो तरीका तो उसे पता है, सामान, इंग्रेडिएंट्स। यस और नो? यस। अब आप गए बाजार में, सब्जी मंडी में, जो सबसे बाजार में खराब सब्जी है, ये खरीद लो यार, सस्ते में मिल जाएगी। तो जब तक उसको, अच्छे सिपाही को अच्छा हथियार नहीं मिलेगा, अच्छे शेफ को साफ सफाई, हेल्प, अच्छी कटलरी, वो सारा सामान नहीं मिलेगा, तो क्या वो अच्छा खाना बना पाएगा? तो आप मुझे बताओ, मैं बैठ कर रोता रहा हूँ अच्छा खाना अच्छा खाना, अच्छा बन जाएगा अच्छा खाना? हमें ये सोचना पड़ेगा कि अच्छा खाना बनाने के लिए क्या क्या चाहिए। शेफ रखो, अच्छा सामान रखो, साफ सफाई रखो, तो खुद में खुद अच्छा खाना बनने लगेगा। ठीक उसी तरह एफिशिएंट प्रोग्राम को पकड़ के रोते रहोगे तो एफिशिएंट प्रोग्राम बनेगा क्या? नहीं। आपको दो चीजों का ज्ञान होना चाहिए। किसका?
डेटा स्ट्रक्चर का और बात समझ आती है। और ये कोई ऐसी साइंस नहीं जो हम पढ़ रहे हैं अपनी ब्रांच में। क्या उदाहरण दो, कोई भी रैंडम एग्जाम। चलो अभी बिल्डिंग की बात मान लो, सड़क बनानी है, ठीक। आप मुझे बताओ, खैर सिविल इंजीनियरिंग वाले तो पढ़ते हैं सब, पहाड़ पे सड़क बनाना, रेगिस्तान में बनाना, मिट्टी का क्या टाइप है, उस देश का क्या वातावरण है, क्या इन सब चीजों पे सड़क बनाने की टेक्निक चेंज होती होगी? भाई मैं तो सिविल नहीं पढ़ा, मैं तो अंदाजा लगा रहा हूं, होती होगी ना। भाई रेगिस्तान में अलग तरह की मैथ होती होगी, चेरापूंजी में जहां साल में 9 महीने बारिश हो रही है वहां अलग तरह की होगी। रेगिस्तान में जो सड़क चल रही है वो बारिश में नहीं चलेगी, और बारिश में जो सड़क बन रही है वो रेगिस्तान में नहीं। रिक्वायरमेंट अलग अलग है ना। तो इसी तरह बहुत सारे डेटा स्ट्रक्चर है, एरे है, स्टैक है, लिंक लिस्ट है। अब अंडरस्टैंडिंग क्या है, एक लेवल तो जब आप पढ़ना शुरू करोगे आपको डेफिनेशन सिखाएंगे, आपको बेसिक आइडिया बताएंगे, आपको ये समझाएंगे कि इंसर्शन डिलीशन कैसे होता है, बेसिक बेसिक बात। जब एक लेवल का आपका ज्ञान और ऊपर जाने लगेगा ना, तो आपको इस बात का एहसास होने लगेगा कि जब क्लाइंट आएगा ये प्रॉब्लम लेके, आपका मन बोलेगा कि यार इधर ना ये डेटा स्ट्रक्चर सही चलेगा। मेरी बात समझ रहे हो? क्योंकि आपको समझ आने लगेगा कि किस तरह की रिक्वायरमेंट में कौन सा डेटा स्ट्रक्चर सूट करता है। तो अगर मान लीजिए फॉर एग्जांपल हिस्टोरिकल डेटा है, इंसर्शन डिलीशन होना नहीं, पुराने रिकॉर्ड होल्ड करने हैं, और आपने एक फैसला किया कि सर हम तो लिंक लिस्ट ट्राई करेंगे, अच्छा चलेगा? नहीं, बहुत स्लो हो जाएगा। वहां पे एरे बढ़िया चलेगा, क्योंकि इंसर्शन डिलीशन होना नहीं है, डेटा रखना है, कोई टेंशन नहीं, सबसे सस्ते में काम करेगा। लेकिन डे टू डे ऑपरेशन करना है, बार बार इंसर्शन डिलीशन होना है, डेटा चेंज होता है, डायनेमिक होता है, तब एरे यूज करेंगे तो नुकसान में जाएंगे। तब क्या यूज करना पड़ेगा? तब लिंक लिस्ट अच्छा काम करेगा। तो इसका मतलब क्या, अच्छा डेटा स्ट्रक्चर की समझ होनी बहुत जरूरी है। उसी के बाद आप एक एफिशिएंट प्रोग्राम लिख पाएंगे। अब हथियार तो आपने अच्छा ले लिया, उसे किस तरह से चलाना है, क्या ये भी इंपॉर्टेंट है? वहां कौन आता है? एल्गोरिथम। मैं एमआईटी का एक लेक्चर देख रहा था यूट्यूब पे कुछ दिन पहले, उसमें एक प्रोफेसर आए, एल्गोरिथम की फर्स्ट क्लास थी, उन्हें समझाना था कि एल्गोरिथम की पावर कितनी इंपॉर्टेंट। उन्होंने क्या किया, एक एप्पल का सिस्टम लिया 1970s का, 50 साल पुराना, जब स्टार्टिंग में एप्पल ने सिस्टम बनाना शुरू किया था, और उसके अंदर लिखा मर्ज सॉर्ट। क्या लिखा? सिंपल सा 20 लाइन का कोड है, सबको समझ आता है। फिर एप्पल का ही सबसे लेटेस्ट प्रोसेसर वाला लैपटॉप लिया, जो फिलहाल सबसे एडवांस था, उसमें लिखा सिलेक्शन सॉर्ट। ठीक, बेसिक है रे। और मैं बता दूं, वैसे कुछ लोग को पता भी होगा, सिलेक्शन सॉर्ट की कॉस्टिंग क्या है? ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर, है ना। और मर्ज सॉर्ट की कॉस्ट क्या होती है? n log n, है ना। तो ये दोनों में डिफरेंस ज्यादा है कि कम है? छोटे वैल्यू में तो कुछ खास डिफरेंस नहीं है, लेकिन जैसे जैसे बड़ा करते जाएंगे, मान लीजिए अगर मैं आपकी पूछूं 1000, तो 1000 को 1000 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा? 10 लाख आएगा, 1 मिलियन। और 1000 को लॉग करोगे तो लॉग 1024 इज व्हाट? 2, तो इज 10। तो ये क्या मिलेगा? 1000 सिर्फ 10,000 बनेगा। तो 10,000 में और 10 लाख में फर्क है क्या? हाँ है। तो जैसे जैसे आप समझो, मैं बहुत टेक्निकल नहीं जा रहा, बट आगे बढ़ेंगे ना, n स्क्वायर ऐसे जाएगा ऊपर, दिस इज द ग्राफ ऑफ n स्क्वायर, और n log n बहुत धीरे धीरे आगे बढ़ेगा। तो उन्होंने क्या किया, जो पुरानी बेकार मशीन थी उसमें क्या लिखा? मर्ज सॉर्ट। तो मशीन खराब थी लेकिन एल्गोरिथम पावरफुल था। और जो सबसे एडवांस मशीन थी उसमें क्या लिखा? सिलेक्शन सॉर्ट। मशीन एडवांस थी लेकिन एल्गोरिथम वीक था। और उसका उन्होंने क्या किया, एरे पास करना शुरू किया, 10 साइज का, 100 साइज का, 1000 साइज का। जब स्टार्ट हुआ गेम तो बताओ कौन जीत रहा था? कौन जीत रहा था? लेटेस्ट मशीन नहीं, क्योंकि छोटे वैल्यू पे फर्क पड़ता है क्या? नहीं, छोटे वैल्यू पे n स्क्वायर भी सॉल्व हो जाता है। तो दोनों में पुरानी मशीन धीरे धीरे चल रही थी, नई मशीन धड़ 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 आंसर आ रही है। लेकिन जैसे जैसे एरे का साइज बढ़ता गया, एल्गोरिथम की पावर इंपॉर्टेंट होती गई। और फिर धीरे धीरे एक समय आया जब दोनों मशीन बराबर टाइम लेने लगे। जो फास्टेस्ट कंप्यूटर था वो भी उतना ही टाइम ले रहा था जितना टाइम 1970s। और एक समय ऐसा भी आया, एक एरे पास कर दिया 10 लाख एलिमेंट का, एक एरे पास कर दिया 1 करोड़ एलिमेंट का। अब क्या होगा? तो जो मर्ज सॉर्ट वाला था ना वो भी चल रहा था, लेकिन जो फास्टेस्ट कंप्यूटर था वो हैंग हो गया, वो सरेंडर हो गया। एंड देन ही सेड दिस इज द पावर ऑफ एल्गोरिथम। मशीन कितनी भी एडवांस क्यों ना हो, अगर आप उस मशीन में
आप तो एकदम भावुक से हो गए। मशीन कितनी भी एडवांस क्यों ना हो, लेकिन अगर आप खराब अच्छे मशीन में खराब एल्गोरिथम चलाएंगे तो जीतेंगे या हारेंगे? हार जाएंगे। यस। और अगर मशीन खराब भी क्यों ना हो, लेकिन उसे एफिशिएंटली इस्तेमाल किया जाए, सही टेक्निक यूज की जाए, तो क्या एक एफिशिएंट प्रोग्राम लिखा जा सकता है? यस। तो बताओ क्या कंक्लूजन निकला इतने लंबे भाषण का, कि हमारा फंक्शन, हमारी हमारी डिमांड क्या, हमें प्रोग्राम लिखना है कि एफिशिएंट प्रोग्राम लिखना है? एफिशिएंट लिखना है। एफिशिएंट प्रोग्राम लिखने के कितने मायने हैं? दो। कौन कौन से? डेटा स्ट्रक्चर और एल्गोरिथम की नॉलेज। ये बात समझ आती है? किसी को डाउट है तो बताइए। अच्छा, बच्चा क्या कहता है? बच्चा कहता है कि हमें प्रोग्रामिंग सीखना है। अबे नालायक, प्रोग्रामिंग का मायने क्या है? किसी आइडिया को एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के सिंटेक्स में ट्रांसलेट कर लेना। उसने क्या नहीं सीखा? ना तो उसने डेटा स्ट्रक्चर सीखा, ना उसने एल्गोरिथम सीखा, तो प्रोग्राम लिख पाएगा? मैं आपको समझाता हूँ डिफरेंस क्या है। लिख पाता है, लोग तो लिख लेते, नहीं लिखते? लिखते हैं। फिर कैसे लिखते हैं, ऐसे समझो आप। आपके हमारे घरों में, छोटे छोटे शहरों में, मध्यम वर्गीय परिवार, मान लीजिए घर बनाना है किसी को, 50-100 गज की व्यवस्था करी, थोड़ा पैसा इकट्ठा किया, 4 कमरे डालने हैं, ठीक, बेसिक बात है। बताइए उसको, उसकी प्लानिंग कैसे होती है, उसकी डिजाइनिंग कैसे होती है? जो आम घर बनते हैं भारत के छोटे छोटे शहरों में, उसके लिए आप दिल्ली बंबई आके बड़े बड़े आर्किटेक्ट्स के पास जाते हैं, सर हमें गांव में 2 कमरा बनाना है, उसके लिए हमें कैसा कुछ नहीं होता भैया। एक मजदूर मिस्त्री आता है और अंदाजे से बता देता है कमरा बनाना है। वो मिस्त्री बना देगा क्या? बना देगा। कैसे बनाएगा वो? उसको कैसे ज्ञान है? क्योंकि वो ये काम 20 साल से कर रहा है। वो कहेगा तुम्हारा मकान, हम सोचे भाई गिरेगा कि नहीं गिरेगा, भैया देख लो इतने सारे खड़े हुए, सब हमने ही बनाए, कौन सा गिरा है? कोई दिक्कत है? नहीं। लेकिन अगर आप उस मिस्त्री को पकड़ के लाओ, उससे बोले दिल्ली की मेट्रो बनाइए, चल, हाँ, अंबानी का घर बनाइए, बना पाएगा? तब समझ रहे हैं ये जो सॉल्यूशन है, क्या एक स्केल तक ठीक है? छोटे मोटे प्रोग्राम में आपको लिखने प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई के, उसमें कहाँ का डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम? मेरी बात सुन रहे हैं? लेकिन जब बड़े बड़े कोड रन करेंगे, आईआरसीटी का सर्वर लिख लेंगे आप बिना इनकी अंडरस्टैंडिंग करे? तो अब बताइए, जब बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनती हैं तो क्या उसकी प्रॉपर प्लानिंग होती है? हाँ, कागज पेन लेके प्रॉपर ड्राइंग बनेगी। भूकंप आएगा तो क्या होगा, सोचना पड़ेगा। आग लगी, गांव में फायर एक्सटिंग्विशर रखे जाते हैं घरों में, कि आग आग लगेगी तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा, भाग जाओगे आप, है ना? लेकिन उस लेवल में प्लान करना पड़ेगा। तो अगर बड़ा प्रोग्रामर बनना है, अगर बड़ी बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, तो डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम की कोर नॉलेज होनी चाहिए। बात समझ आती है? अब फिलहाल हम यहाँ पर क्या पढ़ रहे हैं? ये कोर्स पहले डेटा स्ट्रक्चर का है कि एल्गोरिथम का है? ये क्वेश्चन है, कोर्स है डेटा स्ट्रक्चर के बारे में। क्या है डेटा स्ट्रक्चर? फैक्ट ये है, बीटेक के 70 to 90% बच्चे इस डेफिनेशन में फैल जाएंगे। कोई बड़ी बात करने की, बस ये पूछ लो डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है, बताइए जरा। है ज्ञान? बताओ, आप लोग बताओ क्या होता है डेटा स्ट्रक्चर? बोलो बाबू, क्या है? डेटा स्ट्रक्चर इज अ वे ऑफ ऑर्गेनाइजिंग अ डेटा। यही लिख के आया था इस यूनिवर्सिटी एग्जाम में। देखो ये एक समस्या है हमारे साथ। आप बात तो सही कह रहे हो, मजे की बात है कि मैं भी यही लिख के आया था। ठीक है, आप सब सही, मैं वही बोल रहा हूँ, आप सब सही बोल रहे हैं। और मैं भी अपने बीटेक में क्या यही लिख के आया था। हाँ, लेकिन हमारा ज्ञान ना बहुत हद तक कैसा हो गया, थोड़ा किताबी टाइप हो गया, है ना? अपन लिख रहे हैं, अपन काम कर रहे हैं, लेकिन उसके ऊपर एक कोर लेवल वाली अंडरस्टैंडिंग हमारी नहीं है। तो इसको ऐसे समझिए, एक मैं दूसरा उदाहरण लेता हूँ। ये किस चीज की इमेज है, सब लोग देखिए। ये कोई जैसे सुपर मार्केट टाइप है ना, बिग बाजार टाइप चीज है ये। क्या दिख रहा है आपको इसमें? अलग अलग रैक लगी हुई ना, अलग अलग सामान है। आप मुझे बताओ ये कैसे मैनेज होता होगा? ये ऐसे ही जो मना है सामान भर दिया? प्लानिंग होती है, किस लेवल की प्लानिंग? किस लेवल की प्लानिंग? पता है, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी में ना सुपर मार्केट में चीजें स्टोर कैसे करनी है, उसके ऊपर एमबीए कराते हैं। इसके ऊपर लोगों ने अपनी पीएचडी थीसिस लिखी है। 2-3 बातें गौर करो। वो सामान जो आमतौर पे छोटे बच्चों को लुभाएगा, टॉफी, चॉकलेट, इस तरह की चीजें ऊपर होंगी या नीचे होंगी? नीचे होंगी। वो सामान जो आदमी जल्दी में लेना आएगा, मेरे को एक ब्रेड एक दूध चाहिए, वो एंट्री पे होगी या सबसे लास्ट में होगी? कभी गौर कर, सबसे लास्ट में होती है। कभी गौर करो, जो फ्रिज वाला सेक्शन होता है ना, सबसे पीछे रखते, बताओ क्यों?
अब लेना मेरे को ब्रेड दूध है यार, रोज में लेता हूँ, मेरे को पीछे काय को लेके जा रहा है। यस, जब वो इस कॉरिडोर से होके जाएगा तो उसको कॉर्नफ्लेक्स भी दिखेगा, उसको केचप दिखेगा, उसको कुछ, तो जो रोजमर्रा की चीजें वो सबसे आगे कि सबसे पीछे? सबसे पीछे। जब आप कैश काउंटर पे खड़े रहोगे पैसा देने के लिए ना, लाइन लगती है, तो वहां पे आप देखना चॉकलेट, शेविंग रेजर, इस तरह की चीजें जो आदमी याद तो करके नहीं रहा था लेकिन उसे सामने दिख रही है तो शायद वो ले ले, वो सारी चीजें मिलेंगी। और इतनी सारी मैथ लगती है तब जाके ये पूरा स्पेस ऑप्टिमाइज करते हैं। और मान लीजिए कल को आप बोले कि सर मैंने अपना बिस्किट बनाया है, आप जाओ इनके पास कि भाई मेरा बिस्किट बनाया है, इसको रख लो अपनी दुकान पे, रखेंगे ये? आपको पता है इससे, इसके लिए भी कंपनियों से पैसे लेते हैं उल्टा। बिकेगा कैसे? अगर दिखेगा नहीं तो बिकेगा नहीं। बोलेगा एक काम कर, मैं पहली शेल्फ में तेरे को इतनी जगह दूंगा, लेकिन इस शेल्फ का 20,000 रुपये महीना किराया है। जो माल बिकेगा नहीं बिकेगा बात की बात है, इतना पैसा लूंगा तब तो यहाँ आउटपुट में रखूंगा ना, डिस्प्ले भी नहीं करूंगा। अब आपका बिस्किट कितना भी अच्छा क्यों ना हो सर, जब ग्राहक को दिखेगा नहीं तो बिकेगा कैसे, है ना? लेकिन आपने रखना शुरू किया, आपका बिस्किट बिकना शुरू हुआ। अब धीरे धीरे अगर आपका बिस्किट अच्छा होगा तब आप क्या करेंगे? अब आप बोलेंगे चल मैं कल से तुझे 20,000 नहीं दे रहा। अब उसकी क्या मजबूरी है? जब ग्राहक आएगा तो क्या मांगेगा? वो वाला बिस्किट कहाँ गया भाई? अब वो बिस्किट तो है नहीं, तो फिर वो बिना पैसे के भी रखेगा। तो बहुत सारे गेम और दिमाग हो रहा होता है तब ये दुकानें चल रही होती हैं। ठीक उसी तरह से जैसे यहाँ पे सामान स्टोर किया जाता है, कंप्यूटर की मेमोरी में क्या स्टोर किया जाता है? डेटा। और बल्कि मैंने 2D ग्रिड भी गलत बना दी, ये कोर्स में बिल्कुल बेसिक से बता रहा हूं, है ना? मैं मान के नहीं चल रहा कि आपको एबीसीडी पता है। इसको ऐसे समझो आप, मेमोरी आमतौर पे हम बस एक सिंगल डायमेंशनल आइडिया मान के चलते हैं। कंप्यूटर में क्या है? बस एक के बाद एक कुछ खाली डब्बे हैं। मैं आपको ट्री पढ़ाऊंगा, मैं आपको ग्राफ पढ़ाऊंगा, फला ढिमका सब कुछ, लेकिन ये सब का सब आपके और मेरे दिमाग में होगा। जो कंप्यूटर की रियल हार्डवेयर मेमोरी है वो कैसे है? वो ऐसे है, एक के बाद एक के बाद एक। अब इसको हम कितनी अकलमंदी से स्टोर कर पाए सो दैट वो अलग अलग ऑपरेशन में एफिशिएंटली काम करे, बस यही हमारा गेम होगा। तो अब अगर मैं बोलूं, मैं तो डेफिनेशन ना याद करता, ना पढ़ाता, ना किसी को लिखाता। क्या है डेटा स्ट्रक्चर? मेमोरी में डेटा स्टोर करने के कौन कौन से तरीके हो सकते हैं, इसको क्या बोलते हैं? डेटा। और ये कोई ऐसी साइंस नहीं भैया जो हम पढ़ रहे हैं, दुनिया में हर लोग ये काम कर रहा है। रसोई में सामान कैसे लगाना है कि आपकी और मेरी मम्मी नहीं जानती क्या? बताओ, कौन सी चीज कैसे एक्सेसिबल होगी? चाय की पत्ती, चीनी, ये सब चीजें कहाँ रखी जाती है? पास में, क्योंकि फ्रीक्वेंट एक्सेस होगा। यस और नो? गेहूं कहाँ रखे जाएंगे? गेहूं कोई ये तो बोलेगा नहीं शाम को ला मुझे 2 मुट्ठी गेहूं देना, मुझे गेहूं खाना है। तो आमतौर पर तो रसोई में मिलेंगे नहीं, एक बड़ा ड्रम टंकी होगी घर के किसी दूसरे कोने में जहां गेहूं होगा, थोड़ा आटा पीस के उधर रख लेंगे। यस, अचार की बड़ी बरनी कहाँ होगी? वो भी कहीं बाहर हो सकती है, रसोई में एक छोटे डब्बे में रख लिया जाएगा। तो ये जो, चाहे ये एग्जाम्पल ले लो, किचन का एग्जाम्पल ले लो, आपके पास जितना भी, कोई दुकानदार के पास चले जाओ आप यार, मैं क्या डेटा स्ट्रक्चर पढ़ाऊंगा आपको? मेडिकल स्टोर में गए हो कभी? हाँ, कितनी सी जगह में दुनिया की सारी दवाइयां भर रखी हैं, और एक्सेस टाइम, वो एक तो डॉक्टर लिखता है ऐसे कि किसी को समझ आता नहीं है, वो क्या कहता है लड़के से, चौथी बार में 5वां डब्बा निकालियो। देखा आपने उनकी स्पीड? उसे कंठस्थ याद है क्या? 5,000 दवाइयां उसकी दुकान में, उसे कंठस्थ याद है कि कौन सा डेटा कहां पे रखा हुआ। हम क्या डेटा स्ट्रक्चर पढ़ेंगे? मैं आपसे बोल रहा हूं ये प्रॉब्लम जो हम कंप्यूटर के अंदर, हमें पैसा बस इसलिए मिल रहा है क्योंकि हम कंप्यूटर के अंदर कर रहे हैं इस काम को। मैं बोल रहा हूं कि आम दुनिया में ये चीज ऑलरेडी रिजॉल्व है। हाँ, जब गर्मियां आती है तो सर्दियों के कपड़े कहाँ जाते हैं? बक्सों में, अपने सेकेंडरी मेमोरी में। यही तो कंसेप्ट है, क्योंकि फिलहाल कुछ समय के लिए अभी गर्म कपड़ों की जरूरत नहीं पड़ेगी, और जब सर्दियां आएंगी तो सेम, वो भी, हम भी तो यहाँ वही करते हैं। जो डेटा जल्दी एक्सेस होता है फिलहाल, जिसकी जरूरत है, वो कहाँ जाता है? मेन मेमोरी में, कैश में। जो फिलहाल थोड़ा इतना जल्दी एक्सेसिबल नहीं, वो कहाँ जाता है? पीछे। तो ठीक है, मेमोरी में डेटा को किस तरह से स्टोर करेंगे, इसी को बोलते हैं डेटा स्ट्रक्चर। अब ये प्रॉब्लम स्टेज 1 पे है, या समय के साथ बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे काम करके दिखा दिए हैं?
मतलब कुछ पॉपुलर टेक्निक होगी ना बाजार में कि देखो ये एक स्टैंडर्ड तरीका करने का, आमतौर पे ऐसा करने से बहुत लोगों को सफलताएं मिली है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, डिफरेंट एग्जांपल कोट करता हूँ, बहुत जेनरिक बात करूं ताकि आप प्रॉब्लम की डेप्थ समझ जाए। चेस जानते हो, शतरंज? यस सर। अच्छा, तो यू नो जो चेस के बहुत मंजे हुए खिलाड़ी होते हैं या जो लोग बड़ा इंटरेस्ट रखते हैं चेस में, गेम कैसे शुरू, आप कैसे शुरू करते होंगे? अगर कोई बहुत ज्यादा ज्ञान नहीं रखता तो अपन तो ऐसे शुरू कर लेते, ये चला दिया, फिर ये कर दिया, वो मर गया तो इधर से चल गए, यस और नो? यस। लेकिन जो मंजे हुए खिलाड़ी होते हैं वो कैसे खेलते हैं, कैसे शुरू करना है, क्या इसका प्रॉपर पैटर्न होता है? हाँ, ये मैंने डिफेंसिव ओपन किया या ये ऐसा ओपन किया, उनके भी नाम होते हैं, ये इस तरह से ओपन किया। या क्रिकेट का एग्जाम्पल ले लो, क्रिकेट का शॉट कैसे लगाना है। अब मुझे बताइए, फंडामेंटल किसी रोबोट को समझाए तो गेम क्या है? एक आदमी सामने से बॉल फेंकेगा, आपके हाथ में एक लकड़ी का डंडा है मान लीजिए, और उसको जोर से घुमा के मारना, यही गेम है ना? यस। लेकिन जब आप खेलते हो वो बोलते हैं व्हाट अ स्ट्रेट ड्राइव, व्हाट अ स्क्वायर कट, व्हाट अ पुल शॉट। क्या मतलब इन बातों का? ये गेम हम 200-400 साल से खेलते आए हैं। अब धीरे धीरे हमें समझ आ गया कि कम ताकत में, कम रिस्क में इस बॉल को बाउंड्री पार कराने का सबसे आसान तरीका क्या है। क्या उन लोगों को, उन शॉट्स को लोगों ने अलग से नाम दे दिए हैं? हाँ, अगर ऐसे मारेंगे तो कवर ड्राइव होगा, ऐसे करेंगे तो पुल होगा। लेकिन मैं फिर बता दूं, यू गो टू बेसिक्स, क्या यही जो 10 शॉट किताब में लिखे हैं ऐसे ही मारा जा सकता है? नहीं। जब धोनी साहब आए तो धोनी ने कहा मैं कैसे मारूंगा, हाँ मैं तो ऐसे मारूंगा। किताब खोल के देखी भैया कौन सी एंट्री है ये, कहते साहब एंट्री तो मैच नहीं, भाई नई एंट्री बनाओ, क्या नाम था? और अभी अपने यादव जी आए, इसका तो भाई का पता ही नहीं मारता कहाँ है ये। हाँ? ये पीछे मारता, उसका कोई नाम है क्या? 360, उसका नया नाम आ गया, क्या है? 360। तो मैं आपको क्या समझा रहा हूँ, मैं जो ये आपको पढ़ाने वाला हूँ, हम बोलते हैं ना एरे, लिंक लिस्ट, स्टैक, ये सब क्या है? ये सब कुछ पॉपुलर अप्रोच हैं जो कई सालों से लोगों ने करते करते फिक्स्ड कर दी है कि भैया ऐसा ऐसा करेंगे तो इसे हम स्क्वायर ड्राइव बोलेंगे, इसे स्टैक बोलेंगे, ऐसा करेंगे तो इसे ट्री बोलेंगे। बट मैं बता दूं, ये कोई ये सत्य है कि जमीन में खुदाई हुई थी और स्टैक निकला तुम स्टैक पढ़ने लगे? नहीं, नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। जैसी जरूरत थी वैसा इस्तेमाल कर लिया। तो डेटा स्ट्रक्चर सो वर्सेटाइल, और इसीलिए बाजार में मजा आ रहा है। जब आप इंडस्ट्री में जाके एक्चुअल प्रॉब्लम सॉल्व करोगे तो आप कौन सा डेटा स्ट्रक्चर यूज करोगे, लिंक लिस्ट, स्टैक, क्यू, या कुछ और? कुछ और? आप समझ रहे हैं? हर प्रॉब्लम के लिए अपने डेटा स्ट्रक्चर बनाने लगोगे आप। जैसे जब आपको पढ़ाते हैं ना नेटवर्क्स में, हम बोलते हैं ट्री टोपोलॉजी होती है, और बोलो स्टार होती है, मैश होती है, बस होती है। हाँ, और इंफोसिस के मैसूर कैंपस में कौन सी लगी है? हाइब्रिड। क्या वो कोई सिंगल मॉडल यूज कर रहे होंगे? नहीं, किसी लैब की टोपोलॉजी अलग होगी, किसी ऑफिस की अलग होगी, वहां से डेटा सेंटर तक अलग तरह से तार गया होगा। तो रिक्वायरमेंट के हिसाब से अपने आप को चेंज करेंगे, और वो चेंजेस क्या यहाँ भी होते हैं? हाँ। लेकिन अब एकदम से आपको एक्सपोर्ट, तो जो बच्चा पहले दिन क्रिकेट खेलने जाएगा उसको आप 360 सिखाओगे तो मुंह पे लग जाएगी बॉल यार। तो पहले उसको द्रविड़ बनाना पड़ेगा, है ना? जो बोला है बस रोकना शुरू कर, फिर शॉट मारेगा, फिर धीरे धीरे जाके कहीं 360, और 360 तो हो गया। जब और रुक जाओ 2-4 साल, जब कोई नया क्रिकेटर आएगा फिर वो कोई नया शॉट निकाल के लाएगा जो उससे पहले किसी ने मारा नहीं होगा। आप समझ रहे हैं? तो मैं आपको समझाना चाह रहा हूं, बहुत सारे सब्जेक्ट्स ना लगभग लगभग एंड होते हैं। मैं एक एग्जांपल देता हूं, मान लो आप फिजिक्स पढ़ रहे हो, ठीक? मुझे बताओ, मैं ज्यादा तो नहीं बोल रहा मान लो कि मैं बहुत बेसिक्स पे जा रहा हूँ, ऐसा नहीं आपको लगेगा टाइम वेस्ट कर रहा हूँ, बट इंपॉर्टेंट बात है। मान लीजिए फिजिक्स है, फिजिक्स में आप बहुत सारी इक्वेशंस ये सब पढ़ते हो। कब हुई थी वो इजाद? साइंटिस्ट के नाम पढ़ते हो, कब के हैं वो? 17th सेंचुरी। ऐसा आपको थ्योरम पढ़ते हो कि अभी 2 साल पहले डिराइव हुई है? तो लगभग लगभग जो काम हो सकता था मोटा मोटा वो हो चुका है। अब वो तो उसका इस्तेमाल करके आप क्या कर लो वो अलग बात है। केमिस्ट्री सेम बात है, मैडम क्यूरी और मॉडर्न टेबल और पीरियोडिक टेबल, फला ढिमका जे सब हो चुका है यार, ये अभी कुछ है नहीं। जब हम डेटा स्ट्रक्चर पढ़ते हैं, आप एल्गोरिथम पढ़ते हो, बेलमन फोर्ड, डिजकास्ट्रा, रदरफोर्ड, क्रुस्कल, फ्लड, वार्सल, ये सारे साइंटिस्ट अभी अभी जिंदा हैं। ये मैं आपको 200 साल पुरानी मैथ नहीं पढ़ा रहा, आप समझ रहे हो? आप किसकी बात कर रहे हो? मर्सॉर्ट की। मर्सॉर्ट किसने लिखा? किसने? वीरेंद्र सहवाग। किसने लिखा? मर्सॉर्ट किसने लिखा? ये लिखा इसने,
मैं ही भूल गया यार, नीदरलैंड। ये ग्राफ के कौन कौन सा एल्गोरिथम है हमारे पास? बेलमैन फोर्ड, डिजकास्ट्रा है। किसने लिखा? मर्सर्ट डिजकास्ट्रा। डिजकास्ट्रा कहाँ है भाई? जिंदा है, पढ़ा रहा है कॉलेज में। हाँ हाँ, मैं ये समझा रहा हूँ। इसका मतलब आप और हम जो सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं ये बहुत पुराने नहीं है बाबू, ये आधे प्रोफेसर अभी जिंदा है। मतलब ऐसा ना हो कि वो मर जाए, मैं नहीं कह रहा हूँ, लेकिन मैं आपको समझा रहा हूँ वी आर सो न्यू कि जिनकी चीजें हम किताबों में पढ़ रहे हैं, ये जो किताबें आप पढ़ रहे हो, गैल्विन, स्टेलिंग, टेननबॉम, ये सब पढ़ा रहे हैं यार अभी भी। ये कोई ऐसा नहीं है कि हम साहित्य पढ़ रहे हैं 500 साल पुराना कि कहीं और चला गया। तो ये जो सब्जेक्ट हम पढ़ रहे हैं ये समय के साथ क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है, इसमें चेंजेस हो रहे हैं। और अभी भी जो स्टैंडर्ड डेटा स्ट्रक्चर हमें पता नहीं है, धीरे धीरे हम चीजों को चेंज कर रहे हैं। तो सब्जेक्ट में एडवांटेज क्या है? क्या आप जिसमें जिसको जितना समझेंगे, जितनी क्रिएटिविटी इसमें लाएंगे, क्या समय के साथ उसके पैसे मिलेंगे बाजार में? हाँ, लोग दिमाग लगा रहे हैं, काम कर रहे हैं। अब आप समझो, आप अगर थोड़ा सा और वाइडर स्कोप में समझो, CSIT तो भी यार शुरू हुआ है यार। पता मैं गलत कह रहा हूँ कि नहीं? मैकेनिकल इंजीनियर 200 साल से काम कर रहे हैं। CSIT का तो डे 1 है। हमने तो अभी बाजार में पकड़ अपनी बनाई है। थोड़े टाइम पहले तक तो लोग आप पे हंसते थे, 01 ब्रांच बोलते हैं आपको, कॉलेज में मजाक उड़ाया जाता था, यस और नो? यस। लेकिन अब आप देख लो, किसी कॉलेज में चले जाओ और मुझे बताओ CSIT में जितने इंटेक और बाकी ब्रांच में किस में जाता है? हाँ, मोटा मोटा अंदाजा बोल दूं ना, हर कॉलेज में सारी ब्रांच को मिला के जितने बच्चे हैं उतने बच्चे CSIT में, 5-5 6-6 सेक्शन। और आने वाले टाइम में, हाँ, कोई दूसरी ब्रांच को तो बुरा मत मानना, म्यूजियम में मिलेंगे लोग। देखो ये मैकेनिकल इंजीनियर होता था, इसको पढ़ते थे, किताबें पढ़ाई जाती थी। ये देखो इलेक्ट्रॉनिक्स। अच्छा बताओ, इंजन बनाया था, पेट्रोल इंजन 200 साल से इंप्रूव करते आए। अब क्या हो रहा है इंजन का? नहीं, CNG तो छोड़ दो, इलेक्ट्रिक आ रहा है ना भाई। हाँ, और ऑलरेडी वी आर इन द फेज ऑफ ट्रांजिशन। 50-500 साल के बाद आपको लगता है कोई इंजन पेट्रोल डीजल से चल रहा होगा? है? तो इतनी बड़ी साइंस जिसको इंप्रूव करते गए वो धीरे धीरे खत्म हो गया। और हमने तो अभी पकड़ बनानी शुरू की है, डेटा ऑनलाइन होना शुरू हुआ है। आप मुझे बताओ, आपके माताजी पिताजी की कोई फोटो है आपके पास? होगी। दादा दादी की, उनके पापा की, उनके पापा की। अब आप सोचो, आप हम ये रियलाइज नहीं करते, आपके बचपन की फोटो है आपके पास? रोज की? हाँ। अब मेरी जो गुड़िया 3 साल की, उसकी यार सोचो, टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है भाई। पहले फोन, कैमरा, मोबाइल नहीं थे। आपको लग रहा है आप चले जाओगे, ये डेटा नहीं जाएगा जो सर्वर में घुसा गूगल फोटोज के। इमेजिन करो आप, आज से 3000 साल के बाद इसका वंशज बोला करेगा ये हमारे दादाजी थे, हैं? उस दिन क्लास में गए थे, यूट्यूब पे लाइव स्ट्रीम हो रही थी, देखो ये खड़े थे। अब इमेजिन कर रहे हो? तो डेटा जो है इट इज जस्ट लाइक डे 1। अभी आगे जाएंगे और बहुत तोड़ू फोड़ू काम इसमें हमें करने हैं, ठीक है? आज इतनी बात करता हूं क्योंकि इसमें और टेक्निकलिटी में नहीं जाऊंगा। कल बेसिक बेसिक डिस्कशन करेंगे, मतलब नेक्स्ट क्लास में। आपकी नेक्स्ट क्लास कब होगी टेक्निकल वाली? परसों। परसों तो बेसिक बेसिक बात स्टार्ट करूंगा, फिर सीधे मुद्दे की बात करूंगा, किसमें? एरे में। आपको आइडिया बताता हूं हल्का सा, क्या तैयारी में करके आया और इस बार क्या चीज मैं करने वाला हूं इसके अंदर। लेट मी गो टू द एरे PPT। इस बार बहुत ज्यादा कॉन्सेंट्रेट मैं किस पे करने वाला हूं? कंपनी वाले आइडियाज पे। यस। तो एक एरे हमने पढ़ लिया, किस तरह के क्वेश्चन, जैसे उदाहरण के लिए इलिटमस 2007 में पूछा, 2017 में बेसिक्स एरे डिक्लेयर कैसे करते हैं। कोई बहुत बड़ी बात थी नहीं, लेकिन बच्चा ये भी गलत करके आता है। आगे बढ़ो, ये क्या पूछा? ये पूछा एरे का डिसएडवांटेज क्या है MCAT में। फिर आगे बढ़ो, कोक्यूब्स में पूछा एक सिंपल एरे में इंसर्शन डिलीशन की कॉस्ट क्या है। फिर आगे बढ़ो, कैपजेनी में पूछा इनमें से कौन कौन सा ऑपरेशन कॉस्ट 1 में किया जा सकता है। फिर आगे बढ़ो, सिंपल डिक्लेरेशन है, 5 साइज का एरे डिक्लेयर किया, छठा एलिमेंट एक्सेस करा, पूछ रहे बताओ कैसा एरर आएगा। बात समझ आ रही है? इस लेवल के क्वेश्चन प्लेसमेंट में पूछे जा रहे हैं। तो बहुत सारे चेंजेस किए हैं, बहुत सारे क्वेश्चन है, आप एंजॉय करेंगे। लेकिन ध्यान रखना है 70% क्या पूछा जा रहा है? नॉन टेक्निकल। तो पता लगा मेरे चक्कर में भावनाओं में बह जाए, बाद में बोले कि सर नॉन टेक्निकल नंबर नहीं आया। तो उस किस चीज को कितना पढ़ना है? जो जितना जरूरी है, ना कि जो हमें जितना पसंद है। हम क्या करते हैं जीवन में? हम वो काम ज्यादा करते हैं जो हमें पसंद है। हमें क्या करना है? जो कितना जरूरी है। थैंक यू सो मच, टाटा बाय बाय, दफा हो जाओ। नॉन टेक आपकी फर्स्ट क्लास है आज? अच्छा, कल बताया था यस्टर ने। हाँ, अभी अब कल की रिकॉर्डिंग देखिएगा, मिल जाएगी,
उसमें बहुत इतने सारे टॉपिक हैं कि मुझे याद ही नहीं रहते। हाँ, कितने टॉपिक, मेरे ख्याल से 20-25 टॉपिक तो सर पढ़ाते ही हैं अलग अलग। तो मान लो रीजनिंग है आपकी, उसके भी अंदर कैटेगरी है सर, पूरी पूरी बोट एंड वर्क अलग है, और टाइम अलग, और स्ट्रीम अलग, और ईयर, वो तो बहुत सारी चीज है। वैसे मैथ तो सब कुछ ही है। कंप्यूटर साइंस क्या है? मैथ, क्योंकि 2 ही नंबर है, 0 और 1, तो मैथ तो सब है। चलो, ओके, बाय बाय।